CH41 Is the president satisfied now? भाग 41। काव्या कोई बेवकूफ नहीं थी जो वो हर्षवर्धन के इस बात को मान दिव्या से नफरत करने लगे हैं या फिर उसके बारे में सोचना ही बंद कर देंगे। काव्या अभी हर्षवर्धन के जाने के बाद भी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अपने दोस्त के बारे में ही सोचे जा रही थी। जब उसे ये लगा कि अभी बहुत लेट हो गया है तो वह नीचे का एक रूम खोल उसमें जाकर सो जाती है। इस घर में बहुत सारे रूम थे और सभी रूम में बिस्तर लगे हुए थे, तो काव्या को ये जरूरी नहीं था कि वो हर्षवर्धन के साथ ही सोए। सुबह जब काव्या उठती है तो उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में काम करने वाली सर्वेंट्स अभी आ चुकी थी। उन सभी के बारे में सोचते हुए काव्या को थोड़ा अजीब लगता है। वो हर रोज अब उन सर्वेंट्स के सामने ऐसे रहने वाली थी। पता नहीं उसे यहाँ रहते देख वो काव्या के बारे में क्या बात करेंगे। काव्या तुरंत से तैयार हो अपने ऑफिस के लिए निकलने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उसे हर्षवर्धन दिखता है जो अभी अपना नाश्ता कर रहा था। काव्या को जाते देख तुरंत से एक सर्वेंट उसके पास आकर बोली, मैडम मैंने आपके लिए भी खाना लगा दिया है, आप बैठकर खा सकती हैं। काव्या उस सर्वेंट की बात को इग्नोर कर वहां से जाने लगती है। या देख वहीं बैठा हर्षवर्धन उसे रोकते हुए बोला, तुम्हें ऐसे अभी जाने की कोई जरूरत नहीं, जब तक तुम खाती नहीं तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। काव्या हर्षवर्धन के इस बात का जवाब देना चाहती थी पर वहाँ काम कर रही लोगों को देख वो शांत हो जाती हैं। चुपचाप से बैठ जल्दी खाने लगती हैं। काव्या तुरंत से नाश्ता करके वहाँ से बाहर निकलती है। काव्या अभी रोड के किनारे टैक्सी का इंतजार कर रही थी कि तभी हर्षवर्धन आकर उसके सामने अपनी गाड़ी लगा लेता है। काव्या हर्षवर्धन के इस बिहेवियर को इग्नोर कर दूसरी साइड खड़ी हो जाती है। ये देख हर्षवर्धन उसके सामने का गेट खोल उसे अंदर बुलाते हुए बोला, जल्दी बैठो, हमें लेट हो रहा है। क्या तुम आज ऑफिस लेट से जाना चाहती हो? काव्या ने मुंह चाहते हुए कहा, नहीं पर मैं तुम्हारे साथ जाकर खुद के लिए लोगों को बोलने का भी मौका नहीं दे सकती। वैसे ही तुम्हारी वजह से पहले ही मेरी बहुत बदनामी हो चुकी है। क्या? काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन चौंक जाता है। एक तो वह अभी काव्या को खुद के गाड़ी में बैठने के लिए बोल रहा था जो कि उसके लिए बड़ी बात होनी चाहिए, पर यहाँ तो काव्या है जो उसे ऐन दिखा रही थी। काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन थोड़ा गुस्से में बोला, क्या तुम्हें समझ नहीं? अभी तुम कहाँ हो? बहुत से लोग तुम्हें अभी देख रहे होंगे। क्या तुम उनके सामने अपनी इमेज यही बनाना चाहती हो? हर्षवर्धन की यह सुन काव्या अपने आसपास देखती है तो पूरा एरिया खाली था। हाँ, कुछ दूरी पर कुछ घरें थी पर वो एरिया पूरा खाली था। यहाँ क्या हो रहा है इस बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल पाता, पर हर्षवर्धन की बात मानते हुए काव्या तुरंत से आकर कार में बैठ जाती है। काव्या नहीं चाहती थी कि लोग उसे और हर्षवर्धन को साथ देख उनके ऊपर बातें बनाएं। हर्षवर्धन अभी कार में बैठे हुए थे, वही वो गाड़ी बहुत ही आराम से ऑफिस की ओर जा रहा था। पूरे रास्ते काव्या कुछ नहीं बोलती, वही हर्षवर्धन सामने की ओर देखते हुए बार बार अपने बगल में बैठे उस लड़की की वो देख रहा था जो अभी अपने नाखूनों को नोचने में लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे काव्या जल्द से जल्द ऑफिस आने का इंतजार कर रही थी। अभी वो लोग ऑफिस से थोड़ी दूरी पर ही थे कि तभी अचानक से काव्या ड्राइवर से कार रोकने के लिए बोली। काव्या की आवाज सुन हर्षवर्धन उसे घूरते हुए बोला, क्या ये तुम्हारा दिमाग खराब है? अभी हम ऑफिस से दूरी पर हैं। मैं तुम्हारे साथ ऐसे एक कार में नहीं जा सकती, बेहतर होगा कि तुम पहले चले जाओ। और मैं पीछे से हर्षवर्धन की बातें का इतना जवाब देते हुए तुरंत से काव्या उस कार से नीचे उतर जाती है। काव्या उसके कार से बाहर चली गई थी पर हर्षवर्धन के दिमाग से नहीं। उसके दिमाग में बार बार अभी जो सब कुछ हुआ वो घूमे जा रहा था। जैसा काव्या के बारे में उसकी मासी ने बताई थी उस हिसाब से काव्या और उसके दोस्तों ने मिलकर कार्तिक का पूरा इस्तेमाल किया था। काव्या कार्तिक के साथ बार बार ऐसे डेट्स पर जंगलों में भी जा चुकी थी, तो फिर आज उसके साथ ऐसा क्यों नहीं? वो बाहर उसके साथ दिखने से खुद को क्यों अवॉइड कर रही थी? क्या ऐसा है कार्तिक उससे ज्यादा बेहतर था या फिर वो उससे अभी डर रही थी इसीलिए वो कार्तिक की तरह उसके साथ फ्रेंडली नहीं हो रही? काव्या जब ऑफिस पहुंची तो उससे पहले ही हर्षवर्धन ऑफिस पहुंच गया था, इसीलिए किसी ने उसके और हर्षवर्धन के रिश्ते के बारे में लेकर कोई बात नहीं बनाई। ऑफिस जाने के बाद काव्या अपने काम में लग जाती है। वो कुछ गलती नहीं करना चाहती थी।
काव्या अभी अपने डेस्क पर बैठे हुए काम कर रही थी कि तभी गेट का चौकीदार ऑफिस के अंदर आ चिल्लाते हुए बोला, यहाँ पर काव्या कौन है? काव्या, मैंने पूछा यहाँ पर काव्या कौन है? उस चौकीदार को अपना नाम ले चिल्लाते देख काव्या तुरंत से खड़ी हो जाती है। काव्या के खड़े होते देख तुरंत से वो चौकीदार गेट पर खड़े उस डिलीवरी बॉय को अंदर आने का बोला, तो वो डिलीवरी बॉय अपने हाथों में फूलों का एक बुके लिए काव्या के पास आओ से देते हुए काव्या के सामने एक कॉपी बढ़ा देता है जिसमें काव्या को अपना सिग्नेचर करना था। काव्या की सिग्नेचर ले वो डिलीवरी बॉय वो फूलों से भरा बुके उसे दे वहां से चला जाता है। उस बुके में रेड रोजेस थे जो काफी अच्छे दिख रहे थे। काव्या के हाथों में उस बड़े से बुके को देख काव्या के बगल में बैठी वो लड़की प्रिया उसके पास आकर बोली, वो कितना खूबसूरत है, क्या ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया? काव्या ने उस बुके को लेने के बाद उसमें भेजने वाले के नाम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी थी, जबकि काव्या को भेजने वाला कोई और नहीं राकेश था। काव्या प्रिया के बात सुन अपना सिर हाँ में हिला देती है, क्योंकि यह बात कहीं ना कहीं सही था। राकेश उसका होने वाला मंगेतर था। अगर सब कुछ ठीक चलता तो शायद से वो बहुत जल्द एंगेजमेंट भी कर लिए होते। प्रिया की यह बात सुन काव्या जवाब देते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। काव्या को हाँ करते देख तुरंत से प्रिया एक्साइटेड होकर बोली, वाह, तुम कितना लकी जो तुम्हारे जीवन में सब कुछ कितना परफेक्ट है। इतना प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड, सच में तुम बहुत लकी हो। काव्या प्रिया की इस बात पर शर्मा जाती है। प्रिया गलत नहीं बोल रही थी। राकेश सच में एक अच्छा लड़का था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो काव्या को उसका वक्त देते हुए उसे समझने की कोशिश कर रहा था। वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड करता क्या है? काव्या को ऐसे शर्माते देख प्रिया राकेश के बारे में और जानने की कोशिश करती है, पर अभी काव्या उसके बातों का जवाब दे पाती कि उससे पहले ही प्रिया बोली, प्रेसिडेंट सर। काव्या तुरंत से पीछे मुड़कर देखती है तो अभी हर्षवर्धन गुस्से में उसी की ओर खुले जा रहा था। प्रिया और काव्या की ओर देखते हुए हर्षवर्धन गुस्से में बोला, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम लोगों का ऑफिस टाइम है, कोई गॉसिप टाइम नहीं? हर्षवर्धन को इतना गुस्से में देख प्रिया अपने सीट पर वापस चली जाती है। वही काव्या अपने टेबल पर जा उन गुलाब के बुके को रख अपने काम में लग जाती है। पर उन दोनों के काम में लग जाने के बाद भी हर्षवर्धन वहां से नहीं जाता। वह गुस्से में उस फूले को घूरे जा रहा था। हर्षवर्धन गुस्से में चिल्लाते हुए पूछता है, ऑफिस में फूल लेकर कौन आया? यहाँ ऑफिस में तुम लोग काम करने आते हो, ना कि किसी से प्यार मोहब्बत? हर्षवर्धन को इतना गुस्से में देख तुरंत से काव्या अपनी सीट से उठ उससे माफी मांगते हुए बोली, सॉरी प्रेसिडेंट्स, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। काव्या को ऐसा लगा था जैसे हर्षवर्धन से वह माफी मांगने से बात खत्म हो जाएगा। हर्षवर्धन सब कुछ भूल अपने कैबिन में चला जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल के था। अचानक से हर्षवर्धन बोला, थ्रो दिस फ्लावर आउट। काव्या हर्षवर्धन की बात सुन चौंक जाती है। इतना कठोर होने की क्या जरूरत थी? एक फूल का गुलदस्ता ही तो है। पर हर्षवर्धन को ऐसे गुस्से में देखते देख काव्या को यह मालूम चल गया था कि हर्षवर्धन ऐसे नहीं मानने वाले। ये देख काव्या ना चाहते हुए भी अपने फूलों से भरे बुके को उठा उसे डस्टबिन में ले जाकर फेंक देती है। काव्या को ये सब देख काफी गुस्सा आ रहा था ना। वो थोड़ा गुस्से में चिढ़ते हुए बोली, इज द प्रेसिडेंट सैटिस्फाइड नाउ? CH42। काव्या हर्षवर्धन की तकरार। काव्या को ऐसे गुस्से में देखकर हर्षवर्धन कुछ ना बोलते हुए चुपचाप से वहां से चला गया। हर्षवर्धन के इस बिहेवियर से काव्या काफी गुस्सा थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर्षवर्धन जानबूझकर सिर्फ उसे ही टारगेट कर रहा है। ऑफिस में ऐसे कितने ही बुके बाकी कलीग्स के बॉयफ्रेंड ने भेजे थे, पर आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और आज जब उसके लिए आया तो हर्षवर्धन ने इतना तमाशा लगा दिया। हर्षवर्धन के जाने के बाद प्रिया उदासी से उसे डस्टबिन की ओर देख काव्या से धीमी आवाज में बोली, आई एम सॉरी यार, पता नहीं आज बॉस को क्या हो गया था, इतने अच्छे फूलों को डस्टबिन में फेंकवा दिया। प्रिया की इस बात से काव्या का गुस्सा और बढ़ गया। आजकल उसका दिन ही खराब चल रहा था। उन फूलों को डस्टबिन में देख काव्या थोड़ा उदास हो जाती है। वह प्रिया की बातों का कोई जवाब ना देते हुए वापस से अपने डेस्क पर बैठ काम में लग जाती है। आज काव्या को काफी ज्यादा काम करना पड़ रहा था। हर्षवर्धन बार बार उसके डिजाइन किए गए डिजाइन्स को रिजेक्ट करके उसे और बेहतर करने के लिए बोले जा रहा था। काव्या आज पूरे दिन काम करते रह गई थी।
उसे तो आज अपना लंच करने का भी वक्त नहीं मिला था। शाम के 6 बजे के करीब जब काव्या के सारे कलीग वहां से जा रहे थे, तब भी काव्या के पास अभी कुछ डिजाइन करने बाकी थे। कुछ देर बाद जब काव्या अपनी डिजाइन्स को कंप्लीट कर फाइल में रख देती है, तो वह अपना बैग उठा वहां से जाने लगती है। ऑफिस से जाते वक्त काव्या का ध्यान प्रेसिडेंट केबिन में गया, तो उसे अभी भी वहां का लाइट जलता दिखता है। हर्षवर्धन अभी भी काम करने में बिजी था। ये देख काव्या ज्यादा कुछ ना सोचते हुए तुरंत से वहां से निकल जाती है। वो अब इस आदमी से कोई बात नहीं करना चाहती थी। आज इस आदमी ने उससे जानबूझकर इतना ज्यादा काम करवाया था, उसे तंग करने के लिए। काव्या जब ऑफिस के पार्किंग में पहुंचती है, तो उसे एक जाना माना चेहरा दिखता है। राकेश अभी उसकी ऑफिस की पार्किंग में था। ये देख काव्या थोड़ा हैरान थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राकेश को देखते ही तुरंत से काव्या ने पूछा। काव्या को ऐसे चौंकते देख राकेश उसके पास आ बोला, वह हम कितने दिनों से मिले नहीं थे, और आजकल तुम मेरे फोन को इसका भी जवाब नहीं देती, इसलिए मुझे लगा है हमें मिलकर इस बारे में बात करना चाहिए। ओह सॉरी, वो आजकल ऑफिस में ओवरटाइम चल रहा है। काव्या राकेश की यह बात सुन शर्मिंदा हो जाती है। आजकल वो राकेश का फोन नहीं उठा रही थी, क्योंकि अभी तक उसका रिश्ता हर्षवर्धन के साथ खत्म नहीं हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि हर्षवर्धन उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। इन सब के बीच में भला वो राकेश के साथ अपने जीवन आगे बढ़ाने के बारे में कैसे सोच सकती थी? काव्या को ऐसे कुछ ना बोलता देख राकेश उसके पास उससे पूछता है, मैं देख रहा हूँ तुम आजकल ओवरटाइम कर रही हो और अभी भी ऑफिस से इतना लेट निकली हो, तो क्यों ना हम कहीं डिनर के लिए चले? राकेश की यह बात सुन काव्या थोड़ा सोचने लगती है। आज उसका दिन भी अच्छा नहीं गया था और अभी उसे भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी, इसलिए काव्या अपना सिर्फ हाँ में हिला देती है, जिसके बाद वह दोनों वहां से एक ही कार में रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। रेस्टोरेंट में राकेश ने पहले से बुकिंग कर ली थी, इसीलिए उन दोनों को ज्यादा परेशानी नहीं होती। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए खाना का ऑर्डर दे रहे हैं। राकेश काफी केयरिंग था। वो काव्या की हर छोटी से बड़ी बातों का ख्याल रखते हुए उसके लिए खाना ऑर्डर कर रहा था। राकेश जैसा पार्टनरशिप किसी को भी अपनी जिंदगी में चाहिए होगा। राकेश को खुद की इतना केयर करते देख काव्या खुद में गिल्टी महसूस कर रही थी। वो राकेश के साथ गलत कर रही है, जो कि सही नहीं था। यही सब सोचते हुए काव्या खाना खा रही थी कि तभी उसे ढक्कन खोलने का आवाज सुनाई देता है। वह सामने देखती है तो राकेश अभी शैंपेन का बोतल खोल रहा था। राकेश अभी काव्या के साथ काफी खुश लग रहा था, इसीलिए काव्या उसे उदास नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसकी बात मानते हुए काव्या भी एक ग्लास ले लेती है। काव्या कितने दिनों के बाद आज ड्रिंक कर रही थी, इसलिए वो ग्लास मुंह में लगा एक बार में ही खत्म कर देती है, जिसकी वजह से अचानक से काव्या को खांसी आता है। काव्या को ऐसे खांसते देख तुरंत से राकेश ने पूछा, क्या हुआ? क्या तुमने कभी ड्रिंक नहीं किया? राकेश को नकारते हुए तुरंत से काव्या बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझे खांसी आ गया। काव्या की यह बात सुन राकेश वहां से उठ काव्या के पास बैठ उसके पीठ पर सहलाने लगा, जिससे काव्या को थोड़ा बेटर फील होता है। राकेश अभी काव्या के पीठ पर सहला रहा था। वही काव्या जैसे ही अपना सिर उठाती है तो सामने का नज़ारा देख वो हैरान रह जाती है। अभी उससे थोड़ी ही दूरी पर हर्षवर्धन बैठा था। हर्षवर्धन अभी अपने पैर पर पैर चढ़ाए हुए आंखों में गुस्सा भरे उसी की ओर घूरे जा रहा था। हर्षवर्धन को ऐसे अपने सामने देख काव्या की खांसी बढ़ जाती है। काव्या को ऐसे खांसते देख राकेश उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा क्यों खांस रही हो? क्या तुम्हें यहाँ से बाहर चलना है? राकेश के इस बात पर काव्या कोई जवाब नहीं देती। वो बिना अपनी पलकें झपकाए सामने बैठे उस आदमी को घूरे जा रही थी, जो आज फिर पिछली बार की तरह ही राकेश के साथ उसका डेट खराब करने चला आया था। काव्या को कुछ ना बोलता देख राकेश उसके नज़रों का पीछा करता है, तो उसकी ध्यान भी हर्षवर्धन पर जाती है। हर्षवर्धन से ऐसे देख राकेश काव्या से चौंकते हुए पूछता है, राकेश काव्या से पूछता है, क्या सच में वह तुम्हारा बॉस है? क्या तुम दोनों के बीच सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का ही रिश्ता है? राकेश की यह बात सुन काव्या को काफी एम्बेरेस्ड फील होता है। ऐसा लग रहा था जैसे राकेश उस पर शक कर रहा था। वही दूर बैठा हर्षवर्धन राकेश और काव्या को खुद की तरफ देखते देख उनके तरफ बढ़ने लगा।
हर्षवर्धन को ऐसे खुद की तरफ बढ़ते देख काव्या को काफी घबराहट होती है। वो घबराहट में अपने कपड़े को दबा उसे खींचने लगती है। वो पिछली बार की तरह इस बार भी राजेश के सामने हर्षवर्धन की वजह से एम्ब्रेस नहीं होना चाहती थी, पर तुरंत से ही हर्षवर्धन उसके सामने आ खड़ा हो गया। हर्षवर्धन को ऐसे खुद के सामने देख अभी काव्या उससे कुछ पूछ पाती कि तभी अचानक से राकेश अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हर्षवर्धन के पास जा अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, क्या बात है, हम दोबारा मिल गए। पर राकेश की यह बात सुन हर्षवर्धन कुछ नहीं बोलता। वो काव्या की ओर घुरे जा रहा था। हर्षवर्धन को अपनी पॉकेट में हाथ डाले उसके हाथ बढ़ाने का कोई जवाब नहीं देता देख राकेश थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए काव्या की ओर देखता है। काव्या तुरंत से अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान दिखाते हुए हर्षवर्धन से बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट आप यहाँ? क्यों, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता? नहीं, आप यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं, पर ये सब कितना बड़ा इत्तेफाक है ना? हर्षवर्धन की बात सुन तुरंत से काव्या बात को संभालने की कोशिश करते हुए बोली। वही काव्या की यह बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दौड़ जाती है। वह काव्या से बोला, हाँ मानना पड़ेगा, आप जब भी किसी के साथ डेट पर जाती हैं, मैं आपसे टकरा जाता हूँ। डेट, इस शब्द पर हर्षवर्धन ने बहुत ज्यादा जोर दिया था। काव्या उसके बोलने के अंदाज से समझ गई थी कि वह अभी काव्या से गुस्सा है। वो काव्या को क्या बोलना चाह रहा था। हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्या काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, पर फिर भी वह राकेश के सामने अपने रिश्ते को नहीं आने देना चाहती थी। इसीलिए अपने चेहरे की झूठी मुस्कान बरकरार रखते हुए काव्या हर्षवर्धन से बोली, बिल्कुल प्रेसिडेंट, पर अगर जो हमारे बारे में कोई नहीं जानता होगा उसे तो यही लगेगा आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। CH-43, मैं तुम्हारी हूँ, पर कब सिर्फ बिस्तर पर ही ना? काव्या हर्षवर्धन को इग्नोर करना चाहती थी, पर हर्षवर्धन था कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। काव्या को ये सब काफी अजीब लग रहा था। वो ये भूलने की कोशिश करते हुए कि अभी हर्षवर्धन वहां नहीं है, राकेश के साथ वही अपने टेबल पर बैठ खाना खाने लगती है। राकेश काव्या के लिए काफी केयरिंग नेचर दिखा रहा था। वो काव्या को बार बार खाना सर्व कर रहा था। ये देख हर्षवर्धन जो वहां पर खड़ा था अचानक से काव्या के बगल वाली सीट पर आ बैठते हुए बोला, रेस्टोरेंट के सारे सीट फुल हो गए हैं, अच्छा होगा मैं भी यहीं पर बैठकर खा लूं। इतना बोलते हुए हर्षवर्धन वहां बैठ जाता है। हर्षवर्धन का ये रवैया देख काव्या चौंकते हुए राकेश की ओर देखती है, तो राकेश अभी भी उसे ही घुरे जा रहा था। ये देख काव्या को काफी अजीब लग रहा था। एक तरफ उसका फ्यूचर जो कि शायद से हो सकता है, और दूसरी तरफ उसका प्रेजेंट जिससे वह कैसे भी करके निकलना चाहती थी। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए काव्या अपना सिर नीचे झुका धीरे धीरे खाने लगती है। वही राकेश और हर्षवर्धन अभी भी एक दूसरे को ही घूरे जा रहे थे। अचानक से राकेश कुछ सोचते हुए काव्या से पूछता है, क्या मैंने तुम्हें जो बुके दिया था वह तुम्हें मिला? बुके? ये सब सुन काव्या थोड़ा घबरा जाती है। अब वो भला राकेश को कैसे बताएं कि उसके दिए गए उस बुके को हर्षवर्धन ने डस्टबिन में फेंकवा दिया है। पर अभी काव्या उससे पहले कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही हर्षवर्धन बोला, ओह तो वो तुमने भेजा था, इसके लिए जो ये डस्टबिन में फेंक रही थी। काव्या हर्षवर्धन की यह बात सुन चौंक जाती है। भला यह आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा था? क्या वो ऐसा चाहता था कि अभी वो दोनों आपस में लड़े और वह इसका फायदा उठाकर हंसे उनका मजाज बनाए? हर्षवर्धन की यह बात सुन राकेश को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि उसने काव्या के लिए वो बहुत प्यार से भेजा था। वो अपनी धीमी आवाज में बोला, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो सॉरी, मैं अगली बार से नहीं भेजूंगा। राकेश को ऐसे उदास देख काव्या गुस्से में हर्षवर्धन की ओर देखती है, जिसके चेहरे पर अभी एक शातिर मुस्कान था। ये देख तुरंत से काव्या राकेश को समझाते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारा भेजा बुके तो बहुत अच्छा था, पर हमारे ऑफिस के कुछ सीली रूल्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम ऑफिस में किसी के भेजे बुके नहीं रख सकते थे, इसीलिए वो मुझे करना पड़ा, वरना तो आई लव इट। काव्या हर्षवर्धन के वजह से अपने और राकेश के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने राकेश को सब कुछ सच सच बता दिया कि उसने जो कुछ भी करना पड़ा वह उसके प्रेसिडेंट के रूल के हिसाब से था। वही राकेश काव्या की इस बात को सुन उसकी तरफ घूरता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे काव्या के बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, जो कि शायद से कहीं ना कहीं सही भी था।
भला कौन इस बात पर यकीन करेगा कि किसी ऑफिस में बुके ना मना है। पर काव्या राकेश को वैसे खुद के ऊपर शक नहीं करने दे सकती थी, इसीलिए वह राकेश को समझाते हुए बोली, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, ये सब हमारे ऑफिस के रूल्स की वजह से हुआ। काव्या को अभी हर्षवर्धन पर काफी गुस्सा आ रहा था। वह जान गई थी कि हर्षवर्धन जानबूझकर आया था ताकि वो काव्या और राकेश के बीच में गलतफहमी पैदा कर सके। पर काव्या ऐसा होने नहीं दे सकती थी। उसने अपने हिसाब से पूरी कोशिश की थी। वही राकेश काव्या की यह बात सुन उसकी तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था कि तभी अचानक से चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह काव्या का हाथ पकड़ उसे बड़े ही प्यार से बोला, कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये सब मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था। पर तुम चिंता मत करो, अगली बार मैं उस वक्त तुम्हें बुके दूंगा जब तुम मेरे सामने हो, ताकि मैं तुम्हारे चेहरे की खुशी को देख सकूं। राकेश की यह बात सुन काव्या चौंक जाती है। शायद से राकेश ने भी काव्या और हर्षवर्धन के बीच किसी रिश्ते होने का अनुमान लगा लिया था, तभी तो वह काव्या को ऐसे सपोर्ट कर रहा था। राकेश को खुद पर इतना विश्वास करते देख काव्या को गिल्ट महसूस होता है। वो जानती थी वो राकेश के साथ गलत कर रही है, पर क्या राकेश सब कुछ जानने के बाद उसे एक्सेप्ट करेगा? इसलिए अभी के लिए उसके लिए यही सही था कि वो राकेश से झूठ बोले। वहीं बैठे हर्षवर्धन के चेहरे पर थोड़ी देर पहले जो मुस्कान था वो अचानक से गायब हो जाता है। वो अपने हाथ की मुट्ठी बांधे हुए काव्या की ओर घूरने लगा। ये सब काव्या के लिए काफी अनकंफर्टेबल था, पर वह अभी राकेश को ऐसे छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती थी, इसलिए वह नीचे अपना सिर नीचे कर खाने लगती है। काव्या जल्दी जल्दी खाती है क्योंकि वो यहाँ से निकलना चाहती थी। जल्दी से अपना खाना फिनिश कर काव्या वहाँ से राकेश के साथ ही उठती है। काव्या को ऐसा लगा था कि शायद से हर्षवर्धन उसे फिर से परेशान करने के लिए कुछ बोलेगा, पर नहीं, इस बार हर्षवर्धन ने उससे कुछ भी नहीं बोला। वो काव्या को राकेश के साथ जाने देता है। काव्या राकेश के साथ ही उसके कार में बैठ घर के लिए निकलती है। काव्या खिड़की से बाहर देखती है तो अभी हर्षवर्धन उस रेस्टोरेंट के गेट पर खड़ा था। वही अपने पॉकेट में हाथ डाले काव्या को ऐसे अपने सामने से किसी और को ले जाते देख अपने गुस्से भरी आंखों से घूरे जा रहा था। मैंने सुना तुमने दिव्या के घर को छोड़ दिया, अब तुम दोनों साथ नहीं रहते, भला ऐसा क्यों? कार में बैठा राकेश ड्राइव करते हुए अचानक से काव्या से पूछता है। काव्या जानती थी राकेश को भी इस बारे में पता चल जाएगा, पर इतनी जल्दी वो उसे नहीं पता था। काव्या ज्यादा कुछ ना सोचते हुए राकेश से बोली, कुछ खास नहीं, वो बस हम अभी कुछ दिनों के लिए अलग हुए हैं, पर फिर साथ हो जाएंगे। काव्या की इस बात से राकेश समझ गया था कि काव्या उसे सच्चाई नहीं बताना चाहती। वह भी ज्यादा इन दोनों दोस्तों के बीच में ना आते हुए इस बात को यहीं पर खत्म कर काव्या से पूछता है, तो फिर मैं तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूं? तुम मुझे अपने नए घर का एड्रेस बता सकती हो? वैसे तुमने नया क्वार्टर लिया है क्या? नया क्वार्टर? काव्या राकेश के इस बात को सुन चूक जाती है। उसे पहले इस बात का ध्यान नहीं था। अगर होता तो वो राकेश के साथ कभी नहीं आती। अब भला वो क्या बोले? वो दोनों अभी सुपरमार्केट से गुजर रहे थे। अचानक से काव्या राकेश को कार रोकने के लिए बोलते हुए बोली, प्लीज कार रोको, मुझे खुद के लिए थोड़ा वेजिटेबल्स लेना है जो कि मुझे लेना है। राकेश काव्या की यह बात सुन कार रोक देता है। उसे काव्या की यह हरकत थोड़ा अजीब लगा। वही काव्या राकेश के कार रोकते ही तुरंत से कार से बाहर चली जाती है। वह राकेश को कुछ बोलने का मौका नहीं देना चाहती थी। राकेश काव्या को ऐसे कार से बाहर जाता देख उसे बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प इसमें कर सकता हूँ। पर काव्या उसे तुरंत से मना कर देती है। राकेश को ये सब काफी अजीब लगा। काव्या का ऐसा बिहेवियर उसके लिए अजीब था, पर वह काव्या को ज्यादा परेशान ना करते हुए वह वहां से अपने कार स्टार्ट कर चला जाता है। राकेश के जाने के बाद काव्या हर्षवर्धन के घर जाने के लिए टैक्सी लेती है। वह राकेश को अपने साथ वहां तक नहीं ले जा सकती थी। उसे पता है राकेश को ये सब वियर्ड लग रहा होगा, पर वो उसके सवालों का सामना नहीं करना चाहती थी। काव्या हर्षवर्धन के घर के बाहर थी। उसे पता था अभी हर्षवर्धन काफी गुस्से में होगा, पर वो उसके गुस्से का कुछ नहीं कर सकती थी। उसने आज जो कुछ भी किया था वो उसके लिए सही था। डरते हुए काव्या घर का गेट खोलती है तो उसके गेट खोलते ही तुरंत से उसे कोई अंदर खींच दीवार से सटा देता है। वो काफी ज्यादा पावर के साथ था।
इसलिए काव्या को हर्षवर्धन के इस बिहेवियर के वजह से अपने शरीर में भी दर्द की अनुभूति होती है। वो दर्द से कराहते हुए बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट, यह आप क्या करना चाह रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। काव्या को इस हालत में से हर्षवर्धन उसकी कंधों पर अपनी पकड़ बढ़ाते हुए पूछता है, तुम अब तक कहाँ थी? रेस्टोरेंट से तो निकले तुम्हें कितना वक्त हो गया था? फिर तुम राकेश के साथ क्या कर रही थी? काव्या को हर्षवर्धन का सवाल काफी बेतुका लगा। वह हर्षवर्धन के गुस्से को उसके आवाज में भाप सकती थी, पर फिर भी वह हर्षवर्धन के सवाल का जवाब गुस्से में देते हुए बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको इससे क्या मुझे हर वक्त की आपको रिपोर्ट करने की जरूरत है? क्या तुम भूल गई हो मैं कौन हूँ? क्या तुम ये भी भूल गई हो कि अगले कुछ महीनों के लिए तुम मेरी हो? फिर भला मैं तुम्हारे बारे में कैसे नहीं जान सकता, तुम्हारी ख्याल कैसे नहीं रख सकता? काव्या को हर्षवर्धन की यह बात सुन काफी गुस्सा आता है। हमेशा की तरह आज फिर से हर्षवर्धन अपने डोमिनेटिंग नेचर के थ्रू काव्या को फिर से अपने नीचे करना चाहता था। वो कभी भी दूसरे के बारे में नहीं सोचता था। हमेशा से ही हर्षवर्धन के लिए उसकी खुशी ही सबसे ज्यादा ऊपर रहती थी, पर अब काव्या थक चुकी थी। इसलिए वो हर्षवर्धन की इस बात को सुन मुस्कुराते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, अच्छा तो मैं तुम्हारी हूँ। क्या तुम इस बात में सच में बिलीव करते हो कि मैं तुम्हारी हूँ? पर कब सिर्फ बिस्तर पर ही ना, वरना बिस्तर के बाहर तो हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। क्या ऐसा नहीं है? CH44, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें सबके सामने एक्सेप्ट करूं? भाग 44, अच्छा तो मैं तुम्हारी हूँ। क्या तुम इस बात में सच में बिलीव करते हो कि मैं तुम्हारी हूँ? पर कब सिर्फ बिस्तर पर ही ना, वरना बिस्तर के बाहर तो हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। क्या ऐसा नहीं है? काव्या हर्षवर्धन के साथ अब किसी भी तरह के रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी। वो थक चुकी थी ऐसे इस रिश्ते का बोझ उठाते हुए। इसीलिए आज उसने हिम्मत कर हर्षवर्धन से अपने दिल की बात बोल दी। हर्षवर्धन, जो कि काव्या को अभी पकड़े हुए खड़ा था, वो काव्या की यह जवाब सुन हैरान रह जाता है। उसकी आंखें काव्या को गुस्से में घुरे जा रही थी, पर काव्या ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि हर्षवर्धन के जीवन में काव्या की क्या अहमियत है। हर्षवर्धन उसे कितना भी यह बोले कि वो उसकी है, पर उसके जीवन में काव्या सिर्फ उसके बेड पार्टनर के अलावा और कुछ भी नहीं थी। वो बस उसके डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए थी। इसके अलावा उनके बीच कोई भी रिश्ता संभव नहीं था। आदमियों को ऐसा होता है कि जो उनके साथ रहे और दूसरे के साथ नहीं। यही सेम प्रॉब्लम हर्षवर्धन के साथ भी था। भले ही काव्या को वो प्यार नहीं करता था, पर वो उसके साथ अपनी डिजाइन्स कंप्लीट करता था। और हर्षवर्धन जैसे डिजेस रखने वाला आदमी कभी नहीं चाहेगा कि जिस लड़की के साथ वो रहे, उसके साथ कोई और उसे टच करे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही, पर इससे यह नहीं बदलेगा कि तुम मेरी हो। हर्षवर्धन राणा की अगर तुम्हें यही लगता है तो यही सही, पर तुम मेरी हो। तुम वैसे राकेश या किसी और मर्द के करीब नहीं जा सकती। काव्या हर्षवर्धन की यह बात सुन मुस्कुरा देती है। यह आदमी सच में बहुत गिरा हुआ था, ये जानने के बाद भी कि वो गलत है। वो अभी जो डिमांड कर रहा है वो भी गलत है, पर फिर भी यह अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करेगा। हर्षवर्धन की बात का जवाब देते हुए काव्या मुस्कुरा हुए कर बोली, तुम हमेशा कहते हो मैं तुम्हारी औरत हूँ, पर क्या तुम सच में इस बात को मानते हो? अगर तुम्हें ऐसे ही मेरे किसी दूसरे आदमी के साथ रहने और घूमने से प्रॉब्लम है, तो क्यों नहीं तुमने आज राकेश के सामने यह नहीं बताया कि मैं तुम्हारी हूँ? इतना बोलकर काव्या चुप हो जाती है। हर्षवर्धन काव्या के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। ये देख काव्या उससे अपने आप को दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप भी जानते हैं कि हम दोनों इस रिश्ते में कितना सेल्फिश हैं। जिस तरह से मुझे पैसों की जरूरत की वजह से आपके साथ आना पड़ा, वैसे ही आपको मेरे साथ में अपने सेक्सुअल डिजायर्स की वजह से। पर यह कब तक चलेगा? एक दिन खत्म करना ही होगा, क्योंकि जैसे आपकी लाइफ है वैसे मेरी भी है। मैं आपके साथ ऐसे तो नहीं रह सकती ना। काव्या ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि हर्षवर्धन के साथ ऐसे रिश्ते में जाकर अंत में उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। एक दिन उसे टूटना ही है, तो फिर आज क्यों नहीं? उसी बस इस रिश्ते से छुटकारा चाहिए था, जिससे वजह से वो आज इतना कुछ बोले जा रही थी। काव्या को हर्षवर्धन अपने पहुंच से हमेशा ही बहुत दूर लगता था। इस शहर के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स में से एक था हर्षवर्धन राणा। उसके पास ना पैसे ना ही पावर, किसी भी चीज की कमी नहीं थी।
शहर की जिस लड़की पर हाथ रख दे वो उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाए और शायद उसके साथ सोने के लिए भी। पर काव्या उन लड़कियों में से एक नहीं बनना चाहती थी। यह उसकी मजबूरी थी जो उसके साथ अभी थी, वरना वो जानती थी कि उसे क्या चाहिए था। रौनक से धोखे के बाद काव्या खुद के जीवन में शांति, सुकून जाती थी। उसे पता था इतना जल्दी उसे प्यार नहीं मिलेगा, पर वो कम से कम उसके साथ अपना जीवन बिताने के लिए इच्छुक हो और वो उस रिश्ते की रिस्पेक्ट करे, ना कि किसी ऐसे को जो उसके साथ अपनी डिजायर्स कंप्लीट करे। बाकी कमरे के बाहर उसके साथ कोई लेना देना नहीं रहे। काव्या की यह बात सुन अचानक से हर्षवर्धन के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान दौड़ जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें सभी के सामने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तुम्हें एक नाम देना चाहिए? काव्या हर्षवर्धन के इस जवाब से चौंक जाती है। ये सब सुन काव्या का चेहरा उतर जाता है। काव्या को ऐसे देख हर्षवर्धन के चेहरे की मुस्कान बड़ी हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोला, काव्या, मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता, पर तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। हमारे बीच जो रिश्ता है वही रहेगा। उसके अलावा तुम मुझसे कभी उम्मीद भी मत करना कि मैं सभी के सामने तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा, हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लूंगा। काव्या को हर्षवर्धन के इस जवाब से काफी गुस्सा आया। वो गुस्से में हर्षवर्धन का मजाक उड़ाने वाली आवाज में बोली, मिस प्रेसिडेंट, तब तो आप ही बहुत बड़े धोखे में हैं। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा चाहती हूँ? क्या आप ऐसा समझ रहे हैं कि मुझे ये चाहिए कि मैं आप जैसे आदमी के साथ अपने रिश्ते को दूसरों के सामने लेकर आऊं? मेरा जीवन में आप उस पत्थर के समान हो जिसे मैं बार बार लात मारकर भगाने की कोशिश करती हूँ, पर वो पत्थर मेरे से बड़े होने की वजह से नहीं भागता। अब क्या आप ऐसा मानते हैं कि कोई अपने लाइफ में किस ऐसे पत्थर रोरे को रहने देना चाहता होगा? काव्या ने खुद में ही आज ये डिसाइड कर ली थी कि आज कुछ भी हो जाए वो हर्षवर्धन से हारने वाली नहीं थी। भले ही इस शहर की दूसरी लड़कियां उसके साथ रहना चाहती हैं, अपने नाम को मीडिया में सुनना चाहती हूँ, उसके साथ वन नाइट स्टैंड करने के लिए इच्छुक हो, लेकिन वो नहीं। आज से पहले काव्या हर्षवर्धन के सामने ऐसे कभी भी डट के खड़ी नहीं हुई थी, इसलिए काव्या की यह बहादुरी हर्षवर्धन के आंखों में कील की तरह चुभ रही थी। काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन की पकड़ उसके हाथों पर कमजोर हो जाती है। ये देख काव्या थोड़ा हैरान हो पाती, उससे पहले ही हर्षवर्धन उसकी कमर पर अपना हाथ रख उसे कस के खुद के करीब खींच लेता है। काव्या के कमर पर हर्षवर्धन की पकड़ काफी मजबूत थी। काव्या को अपनी कमर पे हर्षवर्धन के ऐसे पकड़ की वजह से काफी दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर्षवर्धन इसे मारना चाहता है, पर आज काव्या हारने वाली नहीं थी। वो ये बात समझ चुकी थी कि उसकी चुप्पी हर्षवर्धन को नजर में उसे एक बाजारू साबित कर रहा है। इसीलिए काव्या हर्षवर्धन को ऐसा करते देख उसे ना रोकते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हुए बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप अगर मुझसे दोबारा भी पूछेंगे तो मेरा जवाब यही रहेगा, आप मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे हिम्मत ज्यादा बढ़ गई है? क्या तुम ये बात भूल गई हो कि वो तुम थी जिसमें मुझे सेंड्यूस किया? वो तुम थी जिसने मुझसे पैसे मांगे? वो तुम थी जो पैसों के लिए मेरी बिस्तर तक पहुंची? हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्या का चेहरा उतर जाता है, जो अभी थोड़ी देर पहले काफी कॉन्फिडेंस में थी, पर फिर वो खुद को मजबूत कर हर्षवर्धन के सामने खड़ी हो जाती है। काव्या के हर्षवर्धन के बिस्तर तक पहुंचने का खुद खा लिया वो डिसीजन अब काव्या को अपना अब तक जा सबसे गलत डिसीजन मानती थी। इससे अच्छा होता कि वो अपना किडनी बेच देती, कम से कम उसे अपने जीवन में खुद का रिश्ता मेंटेन करने का राइट तो होता। पर ऐसे वो इस आदमी के साथ तो नहीं रहती जहां उसे अपने जीवन जीने का कोई हक ही नहीं था। काव्या हर्षवर्धन के बात का जवाब देते हुए बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट, पर आपको तो मेरी मजबूरी पता थी, पर फिर भी यह आप नहीं समझोगे। मेरी जैसी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की को अपने परिवार के सपोर्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो मैं ही जानती हूँ। मेरे डैड के ऑपरेशन के बाद भी उनके मेडिसिन में हर रोज मुझे घर पैसा भेजना पड़ता है, जो मैं कैसे कर रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ। आपको ये सब आसान लगता होगा, पर ऐसा नहीं है। मैं आपके बिस्तर तक पहुंची थी क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी, जो कि मैं एक न एक दिन आपको कभी ना कभी कैसे भी करके लौटा दूंगी। उसके लिए मुझे अब आपके साथ ऐसे रिश्ते में रहने का मन नहीं करता। प्लीज मुझे जीने दो। काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन की पकड़ उसके कमर पर भी हो जाती है। वो काव्या की ओर घूरने लगता है।
काव्या कभी नहीं चाहती थी कि हर्षवर्धन उसके प्रति कोई दया भाव दिखाए, ये भी उसकी लाचारी पर हंसे। वह तो बस हर्षवर्धन के सामने अपने जीवन की सच्चाई उसके साथ बता रही थी, जो शायद समझ हर्षवर्धन उसे छोड़ दे, उसे जाने दे। वो उस वक्त का इंतजार करे जब काव्या उसे उसके वो पैसे वापस कर दे। काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन उसके कमर से हाथ हटा उससे थोड़ा दूर वो उसकी ओर देखता है। उसे एक बार सही से देखने के बाद हर्षवर्धन तुरंत से वहां से बाहर निकल जाता है। काव्या ये सब देख हैरान थी। क्या ये सच में हुआ था? क्या हर्षवर्धन उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार है? काव्या तब तक अपने शॉक्ड एक्सप्रेशन से वापस नहीं आई जब तक उसे बाहर जा रही कार की आवाज सुनाई नहीं देती है। हर्षवर्धन की कार की जाने की आवाज सुन अचानक से काव्या के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गया, ऐसे जैसे उसे कोई नया जिंदगी मिली हो। CH45 क्या हर्षवर्धन को हो रहा है काव्या से प्यार? हर्षवर्धन अभी काफी गुस्से में था, क्योंकि आज से पहले काव्या ने कभी भी उसके सामने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी। पर आज काव्या उसे एक अलग ही जोश दिख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे काव्या अब उससे आज़ाद होने के लिए कुछ भी कर सकती है। सुनसान सड़क पर हर्षवर्धन की कार बहुत तेजी से दौड़ रही थी, क्योंकि अभी रात का वक्त था, इसलिए ना तो ट्रैफिक और ना ही कोई सिग्नल का रूल फॉलो हो रहा था। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन की कार उसके घर ना जाकर हॉस्पिटल के सामने जाकर रुकती है। हर्षवर्धन तुरंत से अपने कार से बाहर निकल कार्तिक के उस वार्ड की ओर जाता है जहां वो एडमिट था। पर अभी हर्षवर्धन उस वार्ड में जा पाता इससे पहले ही वार्ड के गेट के सीने से उसे उसकी मासी दिखाई देती है, जो अभी कार्तिक के बगल में चेयर लगाए वही बेड पर उसके सिर रखे सोई हुई थी। दरअसल कार्तिक की मां अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। जब से कार्तिक की यह हालत हुई है तब से वह ज्यादातर वक्त हॉस्पिटल में ही बिताती थी। एक तरह से देखा जाए तो वह भी अपने बेटे की तरह ही बीमार थी। बस फर्क इतना था कि उन्हें उसकी उठने की उम्मीद थी और उनके बेटे को ऐसा कुछ नहीं। दरअसल कार्तिक की मां को ऐसा यकीन था कि उनके बेटे को कभी भी होश आ सकता है, इसीलिए जब कार्तिक को होश आए तो वह उसके पास रहे। वह उस पल को मिस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए हॉस्पिटल से बहुत कम ही वो अपने घर को जाती थी। अपनी मासी के इस जिद की वजह से हर्षवर्धन ने तो कार्तिक को घर पर ही रख पूरी मेडिकल फैसिलिटी दिलवाने की बात कही थी, पर उसकी मासी इस पर भी नहीं मानी। वह चाहती थी कि उनके बेटे को 24 घंटे डॉक्टर की निगरानी में हॉस्पिटल के रूम में रखा जाए। अपनी मासी को ऐसे देख हर्षवर्धन कुछ सोचते हुए एक गहरी सांस ले उस गेट को खोलता है, तो गेट के खुलने की आवाज से उसके मासी की नींद खुलती है। तुम अभी इस वक्त यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है? ऐसे हर्षवर्धन को इस वक्त हॉस्पिटल में देख उसकी मासी चौंकते होते हुए पूछती है। अपनी मासी की यह बात सुन हर्षवर्धन कुछ ज्यादा जवाब ना देते हुए कार्तिक के पास जाता है। वो कार्तिक के सिर पर हाथ रख कुछ सोचते हुए अपनी मासी से पूछता है, मासी क्या आप सच में सोयोर हो? छोटे के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उन 3 लड़कियों की गलती थी? क्या मतलब? तुम आज भला मुझसे यह बात क्यों पूछ रहे हो? आज अचानक से हर्षवर्धन को इन सब के बारे में पूछते देख कार्तिक की मां थोड़ा चौंक जाती है, क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने जो कुछ भी कहा था उस पर विश्वास करके हर्षवर्धन ने ये सब कुछ किया, फिर आज अचानक से उसके मन में भला ये सवाल कैसे आया? वही अपनी मासी को ऐसे चौंकते देख हर्षवर्धन कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसके दिमाग में बार बार अब तक काव्या की जो इमेज बना था वो घूम रहा था। इतने दिनों तक काव्या के साथ रहे हर्षवर्धन ये बात तो बहुत अच्छे से जान चुका था कि काव्या वैसे नहीं, फिर भला इन सब के पीछे क्या राज है, वही जानने के लिए आज हर्षवर्धन अपनी मासी के पास आया था, उनकी राय लेने के लिए। पर हर्षवर्धन की यह बात सुन उसकी मासी बुरा मान जाती है, वो गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में हर्षवर्धन का मजाक उड़ाते हुए उससे बोली, क्या सच में अब तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें उससे प्यार हो गया है? अपनी मासी की बात सुन हर्षवर्धन चौंक होते हुए उनकी तरफ देखता है। प्यार? भला ये क्या है? और इस फीलिंग को तो हर्षवर्धन ने आज तक नहीं जिया है और ना ही कभी वो जीने वाला है। गर्लफ्रेंड उसने आज तक बनाई नहीं। जो भी उसका जीवन अब तक बीता था वो सिर्फ बिजनेस और पैसा कमाने में। उसकी शादी जो कि आजकल सभी मीडिया हेडलाइंस रहती है, वो भी एक डील है। एक बड़े उद्योगपति की बेटी जो अपने पेरेंट्स की इकलौती लड़की थी,
शादी के बाद हर्षवर्धन को वो सारा बिजनेस मिलने वाला था। ऊपर से उसके और उस लड़की के बीच में डील भी हो चुका था कि कल होकर वो एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसलिए हर्षवर्धन उस शादी के लिए तैयार था। हर्षवर्धन को ऐसे कुछ ना बोलता देख उसकी मासी थोड़ा गुस्से में बोली, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम्हें इन सब में लाकर मैं उन लड़कियों को एक और मोहरा दे रही हूँ। वो सिर्फ लड़कों को सेड्यूस करना जानती है। मुझे पक्का यकीन है उसने तुम्हारे ऊपर भी अपने हुस्न के जादू चलाए होंगे ताकि वो तुम्हें अपने तरफ कर सके। अपनी मासी की यह बात सुन हर्षवर्धन के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आ जाती है। भला ऐसा कहा था? वो हर्षवर्धन था जो काव्या को तंग किया करता था। वह तो उल्टा उससे दूर जाया करती थी। उसे हमेशा से ही कोई अपने लेवल का लड़का चाहिए था जिसके साथ एक अपना घर बसाने के बारे में सोच रही थी। हर्षवर्धन को ऐसे कुछ ना बोलता देख उसकी मासी दोबारा से बोली, मानना पड़ेगा उन लड़कियों को काफी कमाल है। वैसे मुझे तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। इतना बोलते हुए उसकी मासी अपना फोन खोल उसमें कोई फोल्डर खोलती है, जिसके बाद वह अपना फोन हर्षवर्धन के हाथ की ओर बढ़ाते हुए बोली, इसमें काव्या के बैंक डिटेल्स हैं जो कि तुम देख सकते हो, बिल्कुल सही है। मुझे पता है वो तुम्हारे ऑफिस में काम करती है, तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा। अपनी मासी से फोन ले हर्षवर्धन उसे खोल देखता है तो फोन की स्क्रीन पर शो हो रहे डेटा को देख हर्षवर्धन की बोलती बंद हो जाती है। दरअसल अभी कार्तिक की मां ने हर्षवर्धन को जो फोल्डर खोल कर दिया था उसमें कार्तिक के बैंक का डिटेल्स था, जिसमें कार्तिक ने अपने अकाउंट से काव्या के अकाउंट पर कितने लाखों का ट्रांसफर किया था वो सब दिखा रहा था। ये सब देखते हुए हर्षवर्धन को काफी अजीब लगता है। एक तरफ जहां काव्या उसके सामने सती सावित्री होने का दिखावा करती है और दूसरी तरफ उसने उसके भाई को फंसाकर उसे इतने पैसे आए थे। भला इन सब के पीछे की वजह क्या है? क्या ऐसा था कि काव्या उसके सामने एक सिंपल मासूम लड़की बनने का नाटक कर रही है? क्या वो अब उसके सामने कोई गेम खेल रही है? हर्षवर्धन को ऐसे शॉक्ड एक्सप्रेस में देख उसकी मासी मुस्कुरा देती है। वो मुस्कुराते हुए काव्या का मजाक उड़ाते हुए हर्षवर्धन से बोली, तुम्हें हैरानी होगी मैं जानती हूँ, पर यह सच है, इसमें कोई झूठ नहीं। ये सब तुम्हारे भाई ने उस लड़की के नाम किए हैं। मुझे विश्वास है अब तुम्हें यकीन हो गया होगा। ऐसा कभी नहीं था कि मुझे आप पर यकीन नहीं था, वरना मैं उन लड़कियों का ऐसी हालत में नहीं डालता। पर अभी हर्षवर्धन अपनी बात खत्म कर पाता कि उससे पहले ही उसकी मासी से बोली, हाँ मुझे पता है, पर तुम्हें उसके साथ रहते रहते वो अलग दिखने लगी। पर यह सच नहीं है, सच ये है जो तुम्हारे हाथ में है। अपनी मासी की यह बात सुन हर्षवर्धन कुछ नहीं बोलता। अभी तो सबूत उसके हाथ में थे। वो इतने दिन से काव्या की जो छवि उसके सामने बनी थी उसको जुठला रहे थे। हर्षवर्धन अपनी मासी के बातों का कोई जवाब ना देते हुए वहां से कार्तिक को एक बार देख चला जाता है। अभी हर्षवर्धन कार्तिक के वार्ड से बाहर निकल जा ही था कि तुरंत से उसके सामने कार्तिक का डॉक्टर जो उसका इलाज करता है वो आ जाता है। हर्षवर्धन को देख डॉक्टर उससे बोला, मिस्टर राणा, आप यहाँ इतनी रात को क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ डॉक्टर, मैं बस अपने भाई को देखने आया था। वैसे उसकी हालत में क्या कोई प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है? हर्षवर्धन की यह बात सुनकर डॉक्टर शांत हो जाता है। ये देख हर्षवर्धन उस डॉक्टर को घूरने लगता है। डॉक्टर जानता था ऐसे वो हर्षवर्धन को इग्नोर नहीं कर सकता था, इसीलिए डॉक्टर हर्षवर्धन से बोला, सॉरी मिस्टर राणा, पर हम आपके भाई को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। पर आप ही सोचिए भला इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात हमारे लिए क्या होगी कि हम अपने ही मालिक को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर की बात सुन हर्षवर्धन का चेहरा जो पहले गुस्से में था वो मायूस हो जाता है। पता नहीं आखिर क्यों, पर डॉक्टरों के इलाज से कार्तिक के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो डॉक्टर वापस से बोला, हमें नहीं पता, पर कार्तिक सर ऐसा लगता है शायद से खुद ही नहीं उठना नहीं चाहते। डॉक्टर की यह बात सुन हर्षवर्धन चौंक जाता है। ये देख डॉक्टर उसे समझाते हुए बोला, मेरे कहने का मतलब था सर कि कार्तिक सर की बॉडी हमारे मेडिसिन को कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। शायद से इस वजह से है क्योंकि वो जीना नहीं चाहते, या फिर उन्हें कुछ ऐसा सदमा या परेशानी एक्सीडेंट से पहले हुआ होगा कि जिसकी वजह से उन्होंने जीने की उम्मीद नहीं। डॉक्टर की यह बात सुनकर हर्षवर्धन सोच में डूब जाता है। उसकी मासी का बोला था कि आज कार्तिक की जो हालत है
वो काव्या के धोखे की वजह है, तो क्या कार्तिक को उन लोगों ने काफी गहरा घाव दिया है जो वो उठना ही नहीं चाहता? हर्षवर्धन को ऐसे सोचते देख डॉक्टर भी कुछ सोचते हुए बोला, मिस्टर राणा, मुझे लगता है कार्तिक सर को कोई गहरा घाव लगा है, वरना आप ही सोचिए, एक 23 साल के उम्र का लड़का भला अपने ही जीवन से क्यों थक गया? मुझे लगता है ये सब जहां से शुरू हुआ था वहां ही खत्म करना होगा। कार्तिक सर की मेडिकल कंडीशन मुझे आज तक समझ नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है हमें इसके बारे में एक्सीडेंट के पहले उनके साथ क्या हुआ था कि वो वैसे हो गए, ये जानना जरूरी है। हम डॉक्टर के बातों का इतना जवाब देते हुए हर्षवर्धन कुछ सोचने लगता है। क्या इन सब में अब काव्या को लाना जरूरी है? क्या काव्या और कार्तिक के आमना सामना से ही सब कुछ ठीक होगा? वैसे मैं देख रहा हूँ तुम लोग हर्षवर्धन को काफी हल्के में ले रहे हो, पर एक बात तुम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, हर्षवर्धन इतने आसानी से काव्या को जाने नहीं देने वाला। उसके हाथ से काव्या को ले जाने का दम सिर्फ उसके खुद के भाई कार्तिक में है। CH46, मुझे प्रेसिडेंट पसंद नहीं, मैं उनसे नफरत करती हूँ। दूसरे दिन जब काव्या अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसकी मुलाकात हर्षवर्धन के साथ में होती है। हर्षवर्धन को लिफ्ट में देख पहले तो काव्या घबरा गई, फिर कल रात के बारे में सोचते हुए उससे अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। काव्या ने कल रात ये क्लियर कर दिया था कि अब उसे हर्षवर्धन के साथ इस रिश्ते में ऐसे नहीं रहना। अब उसे अपनी यही जंग कायम रखनी थी जिसके लिए वह तैयार थी। वही काव्या को ऐसा करते देख हर्षवर्धन भी अभी के लिए कुछ ना बोलता हुआ दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। कुछ दिनों तक उन दोनों के बीच ऐसे ही इग्नो गेम्स चल रहा था, जहां काव्या इस बात को सोचते हुए निश्चित थी कि अब शायद से वह इस रिश्ते से आज़ाद है और अपने जीवन में आगे बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन के दिमाग में फिर से कोई बड़ा खेल चल रहा था, जिसकी वजह से इस बार वह काव्या पर अपनी पकड़ ज्यादा सख्ती से बनाए रखने के बारे में सोच रहा था, ताकि इस वक्त काव्या उसके सामने अपना मुंह ना खोल सके। इन कुछ दिनों में हर्षवर्धन और काव्या के बीच कोई बात नहीं हुआ। आजकल जहां काव्या अपने काम में मन लगा ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश कर रही थी, वहीं हर्षवर्धन अपने प्लान में वो काव्या के लिए कुछ बड़ा प्लान करने में लगा था। इन कुछ दिनों में हर्षवर्धन उस घर पर भी नहीं गया जो उसने काव्या को दिया था, जहां जाकर वो काव्या को हर वक्त परेशान किया करता था। काव्या को ये बातें थोड़ा अजीब लगी थी पहले, फिर बाद वह वहां अकेले भी आराम से रहने लगी। सब कुछ ठीक चला और सिर्फ एक सप्ताह बाद काव्या अभी अपने डेस्क के सामने बैठ हुए अपना डिजाइनिंग काम कर रही थी कि तभी उसके फोन पर कॉल आता है। फोन देखते ही काव्या थोड़ा चौंक गई। काव्या को इस वक्त फोन करने वाली कोई और नहीं उसकी माँ थी, पर उसकी माँ आज तक उसे बिना मतलब के फोन नहीं किए हुए थी। दरअसल वो जब भी फोन करती थी उस वक्त या तो उन्हें पैसे की जरूरत होती थी या फिर वो कोई बहुत बड़ी मुसीबत होती थी, वरना तो उन्हें अपनी बेटी से कोई लेना देना ही नहीं था। वो काव्या को बस अपना एक ATM समझती थी। ज्यादा कुछ ना सोचते हुए काव्या फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से फोन उठाते ही उसकी माँ उसे पूछती है, क्या बात है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुमने हमें बताया भी नहीं? काव्या दूसरी तरफ से अपनी माँ की यह बात सुन चौंक गई। भला उसका बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी को राकेश के बारे में पता चल गया है? पर कैसे? क्या दिव्य? अभी काव्या ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी माँ दूसरी तरफ से दोबारा बोली, वैसे तुम अपने बॉयफ्रेंड को थोड़ा माना कर देना इतने पैसे अपने भाई के अकाउंट में ना देने के लिए, क्योंकि कल तुम्हारा भाई पूरे 2 लाख रुपए हार गया। क्या मतलब 2 लाख? अपनी माँ की यह बात सुन काव्या चौंक गई। भला राकेश ऐसे कैसे कर सकता था? और क्या सच में वो राकेश ही था? काव्या को ऐसे गुस्से में ये सब बोलते देख उसकी माँ अपनी बेटी को बोली, तुम उसे छिपा क्यों रही हो? मुझे पता है तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया है, इसमें तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। काव्या आपकी माँ के फालतू बातें इग्नोर करते हुए पूछने लगी, आखिर आपको पैसे किस अकाउंट से आया? काव्या को खुद से ऐसे बदतमीजी से बात करते देख अब उसकी माँ को काफी बुरा लगता है। वो गुस्से में काव्या से बोली, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमें संभाल रहा है, पर तुमको की गुस्सा कर रही हो। मोम, मुझे लगता है आप लोगों का इनकम बंद करना होगा, क्योंकि आप मेरी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेती। काव्या की यह बात सुन उसकी माँ भी अब अपने गुस्से पर कंट्रोल ना करते हुए दूसरी तरफ से बोली,
क्योंकि अब काव्या उनसे काफी बदतमीजी से बात कर रही थी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आता? मैंने पढ़ा लिखा कर तुम्हें इतना बड़ा किया ताकि तुम इतना बड़ा हो जाओ कि मेरी और अपने डैड की जिम्मेदारी उठाओ, पर तुम लगता है ये करते हुए खुद को महात्मा समझने लगी हो। अपनी माँ की यह बात सुन काव्या मुस्कुराने लगती है। मैं आपके साथ साथ आपके उस 22 साल के बेटे का भी जिम्मेदारी उठा रही हूँ। क्या इसके बदले मुझे आप एक छोटा सा नाम नहीं बता सकती? काव्या की यह बात सुन उसकी माँ का मुंह बंद हो जाता है। दरअसल काव्या का भाई जो कि 22 साल का हो गया था, वो आज भी घर बैठे हुए था। वो तो आज तक कहीं इंटरव्यू देने भी नहीं गया था, क्योंकि उसकी माँ के नज़र में वो अभी भी वो 22 साल का बच्चा है जिसे अभी पढ़ने की जरूरत थी। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए काव्या की माँ बोली, मुझे नहीं पता वो कौन था, पर तुम्हारा भाई उसे कोई हर्षवर्धन हर्षवर्धन बोल रहा था। अपने माँ से हर्षवर्धन नाम सुनते ही काव्या तुरंत से अपना फोन रख देती है। वो शॉक्ड थी। यह आदमी अब क्या करने की कोशिश कर रहा था जो वो अब उसके माँ तक पहुँच गया। काव्या चौंकते हुए हर्षवर्धन के केबिन में देखती है जो अभी खुला था। काव्या का मन अब काम में नहीं लग रहा था। वो बिना अपनी पलकें झपकाए हर्षवर्धन के केबिन की ओर घूरे जा रही थी। पिछले 1 सप्ताह से हर्षवर्धन उससे नहीं मिला। वो मिलते भी तो बिल्कुल अनजान की तरह, फिर उस 1 सप्ताह में वो उसके भाई के कैसे करीब पहुंच गया? और वो भला अब उसके भाई को पैसे क्यों दे रहा है? उड़ाने के लिए? यही सब सोचते हुए काव्या अपनी पलकें झपकाए बिना हर्षवर्धन के केबिन की उसे देख रही थी। काव्या को ऐसे करते देख उसके बगल में बैठ काम करने वाली प्रिया पूछती है, क्या बात है? लगता है कोई प्रेसिडेंट को आंखों से ही खा जाना चाहता है। तभी तो देखो एक दीदार के लिए अपनी पलकें बिछाए बैठे हुए हैं। काव्या सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसे प्रिया की यह आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन वो तुरंत से अपने होश में आती है। वो प्रिया की तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब? मैं भला प्रेसिडेंट को लाइक भी कैसे कर सकती हूँ? ये बोलते हुए काव्या काफी हड़बड़ाई हुई थी, जिसे देख प्रिया उससे मजाक करते हुए बोली, ओह देखो तुम झूठ बोलते हुए कितना क्यूट लगती हो। पर उसमें कुछ भी गलत नहीं। ऑफिस की सारी लड़कियां प्रेसिडेंट को पसंद करती हैं, उनकी सपने देखती हैं। इसमें कोई गलत नहीं क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट हैं ही ऐसे। पर प्रिया के इस सवाल से काव्या को काफी गुस्सा आता है। वो तुझसे प्रिया से पूछती है, अगर ऐसा है तो शायद से तुम भी हमारे प्रेसिडेंट को लाइक करती हो, है ना? हाँ बिल्कुल, ऑफिस के बहुत से स्टाफ के साथ साथ प्रेसिडेंट को मैं भी पसंद करती हूँ। प्रिया ने इस बात को डिनाई नहीं किया कि वो हर्षवर्धन को पसंद करती है। उल्टा ये बोलते वक्त वो शर्मा आ रही थी। उसके चेहरे पर एक चमक था जो देख काव्या दंग रह गई थी। उसे इतना विश्वास नहीं था कि प्रिया ऐसे खुलेआम हर्षवर्धन के लिए अपने प्यार को एक्सेप्ट करेगी। प्रिया का ये जवाब सुन काव्या मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि वो उतना भी खास है। मैंने उससे बेहतर लड़कों को अपने लाइफ में देखा अब तक। काव्या की बातें सुन प्रिया चौंकते हुए बोली, क्या सच में तुम ये बोलना चाहती हो कि तुम्हें प्रेसिडेंट पसंद नहीं? हाँ बिल्कुल, उसमें आखिर ऐसी कौन सी खास बात है जो मैं प्रेसिडेंट को लाइक करूँगी? प्रेसिडेंट मेरे लिए एक एवरेज लड़के के समान है। ये बोलने के बाद काव्या प्रिया की ओर देखती है। वह प्रिया की जवाब की उम्मीद कर रही थी, पर प्रिया के शॉक्ड एक्सप्रेशन को देख काव्या को कुछ नहीं सुना समझ आता। प्रिया बिना अपनी पलकें झपकाए उसके पीछे घूरे जा रही थी। इसको ऐसे देखते देख जब काव्या पीछे घूमती है तो वह दंग रह गई। अभी उसके पीछे हर्षवर्धन और ऑफिस के सारे वर्कर्स उसे ही घुरे जा रहे थे। CH-47, क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से जाने दूंगा? काव्या सामने का नजारा देख हैरान हो जाती है। अभी हर्षवर्धन उसकी तरफ ही गुस्से में घूरे जा रहा था। वही ऑफिस के कुछ स्टाफ भी। काव्या ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर यह बोलते वक्त वो थोड़ा लाउड हो गई थी। हर्षवर्धन को वैसे खुद की तरफ गुस्से में घूरते देख काव्या अपने आप को थप्पड़ मारना चाहती थी। वो भला बार बार ऐसी गलती कैसे कर देती है? हर्षवर्धन को ऐसे काव्या की तरफ घूरते देख प्रिया बिना देरी किए तुरंत नीचे सिर झुका अपने काम में लग जाती है। पर काव्या समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। क्या उसे हर्षवर्धन को सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि उसने अभी अभी उसका मजाक उड़ाया? काव्या ज्यादा कुछ समझ पाती उससे पहले ही हर्षवर्धन बोला, अगली बार तुम दोनों अगर ऑफिस टाइम में कोई गॉसिप करना तो मुझे भी बुला लेना। कम से कम तुम्हारा टॉपिक नया होगा।
काव्या हर्षवर्धन की यह बात सुन अपना सिर नीचे कर लेती है। वो तब तक अपने सिर नीचे किए हुए थे जब तक उसे हर्षवर्धन के केबिन के बंद होने की आवाज़ सुनाई नहीं देती। केबिन को बंद होने की आवाज़ से काव्या अपना सिर उठाकर ऊपर देखती है तो अभी हर्षवर्धन जा चुका था। ये देख प्रिया तुरंत उसके पास आकर बोली, तुमने देखा बॉस अभी कितने गुस्से में थे, और उनकी वो नशीली आंखें। प्रिया की यह बात सुन काव्या थोड़ा चौंक जाती है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी इसे हर्षवर्धन की नशीली आंखें दिख रही थी। काव्या प्रिया से थोड़ा गुस्से में बोली, हम आज के बाद ऑफिस में कोई भी गॉसिप नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा जॉब चला जाए। काव्या की यह बात सुन प्रिया अपना चेहरा हाँ में हिला देती है। वह जान गए थी कि काव्या अभी गुस्सा है, और कहीं ना कहीं काव्या की जो बातें थी वो सही थी। थोड़ी देर बाद अपना काम खत्म करने के बाद काव्या अपने घर के लिए निकलती है। अब वो रोज मार्केट से वेजिटेबल्स खरीद के ले जाया करती थी, जो उसने आज भी किया, क्योंकि हर्षवर्धन ने उस घर से सर्वेंट को बहुत पहले ही हटा दिया था। क्योंकि काव्या का ही यह बोलना था, वो किसी और को इस रिश्ते के बारे में नहीं दिखाना चाहती थी। पर काव्या जैसे ही घर का गेट खोल दी है, सामने का नज़ारा देख हैरान रह जाती है। अभी सामने लगे सोफे पर हर्षवर्धन बैठा हुआ था। काव्या को गेट खोलते देख हर्षवर्धन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो तुरंत काव्या को देख अपना कोट उतार सोफे पर फेंकते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देख काव्या थोड़ा घबरा जाती है। पिछले 7 दिनों से हर्षवर्धन उससे दूर रहा था और अब अचानक उसकी तरफ ऐसे बढ़ रहा है। इस बारे में सोचते हुए ही काव्या डर जाती है। वहीं हर्षवर्धन काव्या के पास आ उसे घर के अंदर खींच बाहर का गेट लगा वापस से काव्या की ओर देखता है तो वो अभी घबराई हुई थी। ये देख हर्षवर्धन अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। काव्या हर्षवर्धन के इस हरकत से अनजान नहीं थी, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, हर्षवर्धन अपना शर्ट खोल सोफे पर फेंक चुका था। हर्षवर्धन को ऐसे अपने सामने देख काव्या अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं? शर्म? वो भला क्यों? क्या तुम्हें ऐसा लगता है हम दोनों के किसी भी बॉडी पार्ट को हम दोनों ने नहीं देखा होगा? ऐसे कितने बार हम एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। हर्षवर्धन की बात सुन काव्या का चेहरा लाल हो जाता है। वो खुद में बड़बड़ाती है, सिर्फ गंदे बातें और अपने हुक्म चलाने के अलावा और कुछ नहीं आता उस आदमी को। वही काव्या को कुछ ना बोलता देख हर्षवर्धन उसके सामने अपना हाथ उठा उसे अपने बॉडी की ओर दिखाते हुए बोला, मेरी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे देख तुम मुझे एवरेज समझती हो? काव्या हर्षवर्धन का है ये जवाब सुन चौंक जाती है। इसका मतलब अभी हर्षवर्धन उसे जहां वो बात गलत प्रूफ करने आया था। काव्या हर्षवर्धन की यह बात सुन गुस्से में वहां से घर के अंदर बढ़ने लगती है। ये देख तुरंत से हर्षवर्धन उसके पास आ बोला, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती? मैंने कुछ पूछा। काव्या हर्षवर्धन से अपना हाथ छुड़ाती है, पर हर्षवर्धन नहीं छोड़ रहा था। ये देख काव्या थोड़ा गुस्से में चिल्लाकर बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट, तुम्हारे इस हरकत से मेरा जवाब नहीं बदल जाएगा। मुझे तुम एवरेज ही लगते हो। क्या? काव्या का ये जवाब सुन हर्षवर्धन उसका हाथ छोड़ देता है। वो खुद की तरफ देखते हुए बोला, लगता है आजकल अकेले इतने बड़े घर में रहने की वजह से इसका आँख खराब हो गया है। वही काव्या जो हर्षवर्धन के हाथ छोड़ते ही तुरंत से उसके पास आकर उससे गुस्से में पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने उस रात तुम्हें सब कुछ क्लियर नहीं कर दिया था? अच्छा, पर क्या तुम भूल गई? मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। अब जब भी तुमने मुझे प्रोवोक कर दिया है, फिर झेलो। हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्या गुस्से में उसके तरफ देखती है। उसका अभी मन हो रहा था कि वह हर्षवर्धन को एक जोरदार तमाचा मारे। यह आदमी सच में बहुत ज्यादा बदतमीज हो गया था। हर्षवर्धन को खुद से दूर रखने के लिए काव्या ने वो सब कुछ किया जो वो कर सकती थी, पर हर्षवर्धन था जो उसके साथ चिपकू गम की तरह चिपका हुआ था। वही काव्या को ऐसे गुस्से चेहरा बनाए देख हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। बिल्कुल नहीं, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। उसके चेहरे पर अभी के शातिर मुस्कान था। उसे काव्या के गुस्से से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हर्षवर्धन को ऐसे खुद को सीरियस ना लेते देख काव्या वहां से अपना सामान उठा किचन की ओर चली जाती है। वो अपने रात के खाने के प्रिपरेशन में लग जाती है। एक तरफ जहां काव्या अभी किचन में खाना बनाने में लगी थी,
वही हर्षवर्धन लिविंग हॉल के सोफे पर बैठे हुए टीवी देख रहा था। ये सब देखते हुए काव्या काफी चिढ़ रही थी। ये देखते हुए काव्या को खुद पर हंसी आता है। कहा तो यह उसका ड्रीम था, अपने फ्यूचर के लिए वो अपने हस्बैंड के लिए ऐसे ही किचन में स्पेशल बनाएगी, पर उसका सारा सपना इस आदमी की वजह से खराब हो गया था। यही सब सोचते हुए हर्षवर्धन को गाली देते हुए काम कर रही काव्या अचानक से गलती से अपने हाथ को काट कर लेती है। ऐसे अचानक से हाथ कटने की वजह से काव्या के मुंह से चीख निकल जाता है। वहीं उसके हाथ का वह चाकू नीचे गिर जाता है। काव्या की उंगलियों से खून गिर रहा था कि तभी हर्षवर्धन किचन में आते हुए चिल्ला कर बोला, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने खुद का भी ख्याल रखने नहीं आता? वो बस मैं। काव्या अभी इससे आगे कुछ बोल पाती कि तभी हर्षवर्धन उसके पास आ उसके हाथ के उंगली को देखते हुए बोला, कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? कहीं वेजिटेबल की जगह पर तुम अपना हाथ काट लेती तो? हर्षवर्धन को खुद की इतनी केयर करते देख काव्या थोड़ा चौंक जाती है। क्या ऐसा था कि हर्षवर्धन के मन में उसके लिए कोई फीलिंग थी? बट वो सिर्फ फिजिकल फ्रेंड से बाकी उनके बीच और कोई रिश्ता नहीं था। काव्या ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि हर्षवर्धन और वो कभी भी एक नहीं हो सकते। इस बारे में सोचते हुए काव्या हर्षवर्धन से अपनी हाथ छुड़ा बोली, थैंक यू मेरी मदद के लिए, पर मैं इसमें बैंडेज लगा लूंगी। इतना बोलकर काव्या वहां से जाने लगती है कि तभी हर्षवर्धन उसे पकड़ वही रोकते हुए बोला, चुपचाप से यही रुको, मैं अभी आया। कुछ ही मिनटों बाद हर्षवर्धन अपने हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है, जिसके बाद वो काव्या की उंगली की मलमपट्टी कर देता है। ये सब देख काव्या को थोड़ा बेहतर फील होता है। हर्षवर्धन ने बहुत आराम से काव्या के कट पर मलहम और बैंडेज लगाया था, इसीलिए काव्या को इस बारे में कोई आपत्ति या नहीं चला। क्या हर्षवर्धन को हो रहा है काव्या से प्यार, या फिर है ये उसकी एक नई साजिश? CH48, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ रहने में इंटरेस्टेड हूँ? भाग 48। काव्या के मन में हर्षवर्धन के इस व्यवहार को लेकर बहुत से सवाल थे, पर तुरंत से यह ध्यान में आते हुए कि वह अभी क्या सोच रही है, काव्या हर्षवर्धन से अपना हाथ खींच लेती है। वो हर्षवर्धन को लिविंग हॉल में इंतजार करने का बोल वापस से डिनर तैयार करने में लग जाती है। काव्या की बात मान हर्षवर्धन वहां से चला जाता है। वो लिविंग हॉल में बैठे हुए काव्या का इंतजार कर रहा था। करीब आधे घंटे बाद काव्या अपने हाथ में 2 खाने का बाउल लेकर आती है, जिसमें से वो एक हर्षवर्धन के सामने रख दूसरा खुद के हाथ में ले उसके सामने ही जाकर बैठ जाती है। हर्षवर्धन अपने सामने रखे उस खाने को देखता है जिसमें एग फ्राई चावल रखा था। उस खाने को देख हर्षवर्धन सामने की ओर देखता है जहां अभी काव्या बैठी थी। वो मन ही मन बोला, क्या सच में इस लड़की के लिए ये डिनर है? क्या ये हर रोज यही सब खाती है? इसे खाना बनाने नहीं आता है? क्या कभी पूरी तरह से खाना नहीं बना सकती? हर्षवर्धन ने थोड़ा उदासी से काव्य से पूछा, क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? आखिर क्या देखकर रौनक तुमसे शादी करने जा रहा था? हर्षवर्धन की यह बात काव्या को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर लेती है। एक तो यह आदमी बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गया था और अब उसे ही बुरा भला बोल रहा था। काव्या को अभी काफी गुस्सा आ रहा था, पर तुरंत से कुछ सोचते हुए काव्या मुस्कुराते हुए बोली, वही जो शायद तुमने देख होगा, तभी तो इतना भी बोलने के बाद तुम यहाँ आ गए। काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन की अंगुलियां उस चम्मच पर। हर्षवर्धन तो चुप हो गया था, पर काव्या नहीं। हर्षवर्धन को अभी ऐसे देख काव्या को कुछ ध्यान था। वो तुरंत से हर्षवर्धन से पूछती है, क्या तुमने मेरी मॉम को पैसे भेजे? क्या बात है? काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन इतना बोल अपने सामने रखे बाउल में से खाना निकाल खाने लगता है। वो बहुत ही आराम से खाए जा रहा था। हर्षवर्धन को ज्यादा ना बोलते देख काव्या समझ गई थी कि वो हर्षवर्धन ही था। ये सोचते हुए काव्या गुस्से में हर्षवर्धन से बोली, तो वो तुम थे जिसने मेरे परिवार को पैसे दिए, पर क्यों? आखिर तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? क्या तुम मुझसे उस दिन नहीं बोल रही थी कि तुम्हें अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है? तुम इन सब के लिए कितना परेशान रहती हो कि तुम्हारा डैड की मेडिसिन का फीस कहाँ से आएगा? इसलिए मैंने तुम्हारे परिवार को सिर्फ 10 लाख रुपए दिए हैं। तुम चिंता मत करो, आगे भी अगर उन्हें जरूरी पड़ेगा तो मैं दूंगा, बस तुम मेरे साथ रहो। हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्या चौंक जाती है।
क्या हर्षवर्धन को ऐसा लगा था कि काव्या उस रात उससे ये सब इसलिए बोली थी क्योंकि उसे वो पैसे चाहिए थे? क्या वो उसे ऐसी लड़की समझता है? ये सोचते हुए काव्या को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में हर्षवर्धन से बोलती है, मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैंने उस दिन आपसे अपने दिल की बात इसलिए नहीं बोली थी क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, या फिर मैं चाहती थी कि आप मेरे परिवार का बोझ उठाए। मैं बस आपको ये समझाना चाहती थी कि मैं ऐसे किसी के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे कोई ऐसा चाहिए कि जब मैं अपनी जिम्मेदारी उठाते उठाते थक जाऊं तो उसके कंधे पर अपना सिर रख सकूं। हर्षवर्धन काव्या की यह बात सुन मुस्कुरा देता है। उसका अभी काव्या के सोच पर हंसी आ रही थी, जहां अभी उसकी उम्र की लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के मदद से अपना जीवन जीने के बारे में सोचना चाहती थी, अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। वहीं काव्या अपने परिवार के बोझ उठाने के बाद किसी का कंधा चाहती थी। हर्षवर्धन काव्या का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, आखिर क्या फायदा उस कंधे का? और भला तुम्हें कंधा चाहिए ही क्यों, जब तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं? मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम चाहती हो। तुम्हें तो काम करने की भी जरूरत नहीं, तुम सिर्फ मेरी बन के रहो, फिर तुम्हें किसी और के कंधे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। काव्या हर्षवर्धन की यह बात सुन दंग रह जाती है। हर्षवर्धन की बात कहीं ना कहीं सही थी। ज्यादातर लड़कियां अभी भी अपना जिम्मेदारी खुद ना उठाकर अपने पेरेंट्स और बॉयफ्रेंड पर डिपेंड रहती थी। पर काव्या ऐसी नहीं थी, उसे शुरू से ही अपने परिवार को संभालना पड़ा था। उसका भाई जो कि अभी 22 साल का है, वो अभी तक पढ़ाई का बहाना बनाते हुए अपने अय्याशी में लगा रहता है। उसके कोचिंग और कॉलेज फीस के साथ साथ काव्या को अपने डैड के मेडिसिन के लिए भी पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं। काव्या अपने लाइफ में ऐसा आदमी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी जो उसके परिवार के डिमांड्स को फॉलो करे। वो बस किसी का उसके जीवन में सपोर्ट चाहती थी जो उसे सपोर्ट करे। हर्षवर्धन की बात सुन काव्या को काफी अजीब लगता है। हर्षवर्धन का कैरेक्टर ही नहीं, उसकी सोच भी काव्या को अभी छोटी लग रही थी। काव्या हर्षवर्धन का जवाब देते हुए बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट, हो सकता है आपके नज़र में मेरी कोई औकात नहीं और मेरी सोच की कोई वैल्यू नहीं, पर मुझे है। इसीलिए अच्छा होगा आप मेरे परिवार और मुझसे दूर रहे। उस रात मैंने जो कुछ भी आपसे बताई थी वो इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आपसे पैसे चाहिए थे, बल्कि मैं आपसे अपने दिल की बात बता रही थी। मतलब तुम कहना चाहती हो तुम अपने छोटे से जॉब के एबिलिटी पर अपने परिवार की देखभाल करने में सक्षम हो, तुम उनका बोझ उठा सकोगी, पर कब तक? क्या तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज्यादा होगा? इससे अच्छा है तुम मेरी बात मानो, मेरी औरत बन के रहो। कुछ महीने बाद जब हमारा ब्रेकअप होगा तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा जिसके बाद तुम्हें कभी भी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काव्या हर्षवर्धन का ये जवाब सुन चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या था उसमें जो हर्षवर्धन उसके साथ रहना चाहता था। हाँ, वो उगली नहीं थी, पर वो इतनी भी खूबसूरत नहीं थी। अगर हर्षवर्धन चाहे तो उसके साथ कोई भी लड़की रिश्ते में रहने के लिए तैयार हो जाए जो काव्या से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगी, पर हर्षवर्धन था कि उसके ऊपर ही अटका था। लेकिन क्यों? काव्या हर्षवर्धन के बात का जवाब देते हुए बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट, फिर आपकी नज़र में मेरी और उस औरतों में क्या फ़र्क है जो अपना शरीर बेचती हैं? पहले मेरी मजबूरी थी, पर अभी नहीं कि मैं आपसे पैसे लेकर ऐसे आपके साथ रहूं। हर्षवर्धन काव्या का जवाब सुन हैरान रह गया। उसने ऐसा तो नहीं कहा था, पर काव्या का ये सोचना भी गलत नहीं था। काव्या की बातों का जवाब देते हुए हर्षवर्धन बोलता है, क्या मैंने तुम्हें ये बोला? मैं बस तुम्हें एक सिक्योर लाइफ देना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाए रखना चाहता हूँ। क्या उसके लिए जरूरी है तुम्हें इतना सोचने की? ऐसी कोई लड़की नहीं जिसे मैं एक बार बोलूं और वह मेरे साथ सोने के लिए तैयार ना हो जाए, और तुम्हें मेरे साथ प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों? हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्या के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आ जाती है। सच में अमीर लोगों के लिए पैसा, पावर ही सब कुछ होता है। उन्हें दूसरों की फीलिंग से कोई मतलब नहीं होता। काव्या हर्षवर्धन के बात का जवाब देते हुए बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट, आपकी सोच और मेरी सोच में बहुत फर्क है। मैं अपने लिए कोई आपके जैसा नहीं बल्कि एक लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहती हूँ, जिसके हाथों में हाथ डाल मैं बाहर घूम सकूं, उसके साथ शादी कर सकूं, बच्चे पैदा कर सकूं, ना कि आपके जैसा रिश्ता रखूं जो सिर्फ बिस्तर तक रहता है। हमारी दुनिया बहुत अलग है, क्यों ना आप मुझे मेरी दुनिया में अकेले छोड़ दो। हर्षवर्धन को ऐसा लग रहा था
जैसे काव्या को उसकी मासी के हिसाब से पैसों से प्यार है, उससे कि पैसे देने से बिना कोई सवाल किए उसके साथ रहने को तैयार हो जाएगी। पर काव्या की सोच वैसी नहीं थी। वो हर्षवर्धन से या किसी से भी प्यार चाहती थी, ना को पैसे। अच्छा हुआ कि आज उसने वापस अपने लिए स्टैंड लिया और हर्षवर्धन से वो सब कुछ बोला जो हमेशा से उससे बोलना चाहती थी। काव्या की यह बात सुनते हुए अभी अपने गहरी सोच में डूबा हुआ था। हर्षवर्धन के मन में बहुत से सवाल चल रहे थे, पर उसकी किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। अचानक से हर्षवर्धन अपना चेहरा सख्त करते हुए काव्या से बोलता है, काव्या, अगर तुम्हें लगता है मैं हमारे रिश्ते को सभी के सामने ऑफिशियल कर दूंगा तो तुझे तुम्हारी बहुत गलत सोच है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऑलरेडी अपनी सगाई फिक्स कर चुका हूँ। मार्केट में सभी को इस बारे में पता है। अब अगर मैं उसे तोड़ता हूँ तो हमारी फैमिली की रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। हर्षवर्धन की यह सुन काव्या के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आ जाती है। यह आदमी उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए रखने के लिए रेडी था, लेकिन इस रिश्ते को ऑफिशियल करने के लिए नहीं। तो फिर भला उसकी नज़र में काव्या की क्या इज्जत थी? क्या काव्या अपनी जगह पर सही नहीं थी कि हर्षवर्धन उसे उन बाजारों औरतों के जैसा ट्रीट करता है? ये सोचते हुए काव्या मुस्कुरा देती है। काव्या अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए ही हर्षवर्धन से बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप क्यों इतना सोचते हैं? मुझे लगता है किसी दिन आपकी सोच की वजह से आपका सिर फट जाना है। आपको पक्का ऐसा यकीन है कि मैं सच में आपसे ये रिश्ता ऑफिसर करने के लिए बोल रही हूँ? बिल्कुल नहीं। मुझे पता है हम दोनों के बीच कितना गैप है। मैं बस आपसे अपनी आज़ादी चाहती हूँ। कन्या की यह जवाब सुन हर्षवर्धन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो काव्या को क्या जवाब दे। आजकल हर्षवर्धन के हर सवाल का जवाब काव्या के पास बहुत अच्छे तरीके से तैयार रहता था। CH49 अनटाइटल्ड चैप्टर भाग 49। काव्या हर्षवर्धन से अब हारना नहीं चाहती थी और अभी उसकी ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं थी कि वह हर्षवर्धन के हर बात को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ले। वही हर्षवर्धन काव्या के इस जवाब से चौंका हुआ था। हर्षवर्धन को ऐसे देख काव्या उससे अब ज्यादा कुछ ना बोलते हुए अपना बाउल उठा किचन में चली जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद अब काव्या का कोई मन नहीं था खाने के लिए। काव्या किचन में थी कि तभी उसे घर का गेट खुलने का आवाज सुनाई देती है। तुरंत से पीछे मुड़कर देखत है तो अभी हर्षवर्धन अपना कोट हाथ में लिए उस घर से बाहर निकल रहा था। ये देख काव्या चौंक जाती है। क्या सच में काव्या के बातों का असर हर्षवर्धन पर हो रहा था? काव्या अपने रूम के बिस्तर पर लेटी हुई थी। हर रोज की तरह आज फिर से काव्या अकेली थी। इतने बड़े घर में फिर भी काव्या को अकेलापन फील नहीं हो रहा था। पर आज काव्या के सामने बार बार हर्षवर्धन का चेहरा आ रहा था। जब भी वह अपनी आंखें बंद कर रही थी उसे हर्षवर्धन दिखाई देता था। इस वजह से काव्या आज सो नहीं पा रही थी। शायद से आज उसने हर्षवर्धन को ज्यादा ही गलत तरीके से बोल दिया था, इसीलिए आज उसके सामने बार बार उसका चेहरा आ रहा था। यही सब सोचते हुए काव्या बिस्तर पर लेटी हुई थी कि तभी उसका फोन बजता है। फोन पर शो हो रहे कॉलर आईडी को देख काव्या चौंक जाती है। इतने दिनों बाद दिव्या का कॉल। ये देखते ही काव्या बिस्तर पर बैठ गई। क्या सच में दिव्या ने कॉल किया है? क्या उसके साथ सब ठीक होगा? यही सब सोचते हुए काव्या को घबराहट होता है, पर फिर भी वो खुद को शांत करते हुए फोन उठा बोली, ओह, तो फाइनली आज तुझे मेरी याद आ ही गई। काव्या दिव्या के फोन से काफी एक्साइटेड थी, पर उसकी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई जब दूसरी तरफ से उसको दिव्या की रोती हुई आवाज सुनाई दी। दिव्या को ऐसे रोते देख तुरंत से काव्या उसे पूछती है, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सब कुछ ठीक तो है? शेखर कहाँ है? काव्या दूसरी तरफ से दिव्या को ऐसे फोन पर रोते देखकर घबरा रही थी। उसके मन में कहीं न कहीं इस बात का डर था कि अभी दिव्या जो ऐसे रो रही है उसके पीछे शायद से शेखर ही होगा। काव्या का डर दूसरे ही सेकंड दिव्या की बातें सुनकर सच में बदल जाता है। दिव्या रोते हुए काव्या से बोली, तू सही थी, उसने मुझे धोखा दिया। वो एक चीटर है, उसकी दूसरी औरतों के साथ भी संबंध हैं। दिव्या की यह बात काव्या का डर यकीन में बदल गया। काव्या दिव्या को शांत कराने की कोशिश करती है, पर दिव्या थी कि बिना रुके रो रही थी। दिव्या को ऐसे रोते देख काव्या उससे पूछती है, क्या अभी भी वो तुम्हारे साथ है? क्योंकि वो दोनों साथ ही रहने लगे थे, इसीलिए काव्या ने दिव्या से पूछा। पर काव्या के इस बातों का कोई जवाब ना देते हुए दिव्या फोन पर सिर्फ रोए जा रही थी।
ये देख काव्या दिव्या के लिए काफी परेशान थी। ज्यादा वक्त ना गवाते हुए तुरंत से अपने घर से टैक्सी ले दिव्या के घर के लिए निकलती है। थोड़ी देर बाद काव्या दिव्या का घर पहुंचती है तो अभी घर का गेट खुला था। ये देख काव्या दौड़ते हुए घर के अंदर जाती है, पर घर के अंदर जाते ही काव्या घर का हालत देख चौंक जाती है। अभी उस घर के सारे सामान नीचे तोड़े फोड़े फेंके हुए थे। वहीं काव्या अभी फर्श पर बैठे हुए रो रही थी। उसके बाल उजड़े हुए थे, वही उसके कपड़े भी अभी फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे दिव्या अभी किसी से लड़ी थी। दिव्या को वैसे देख तुरंत से काव्या दौड़ते हुए जा उसके पास बैठ उसे पूछती है, दिव्या क्या हुआ, तू ऐसे कैसे हो गई? आई एम सॉरी, तुम सही थी। शेखर सच में एक घटिया आदमी है। वो सच में दूसरी औरतों के साथ संबंध में है। कल जब हमारा झगड़ा हुआ था तो वह आज थोड़ी देर पहले मेरे ही घर से दूसरी लड़की को लेकर आया था। वह सच में कमीना है। आई एम सॉरी। काव्या को देखते ही तुरंत से दिव्या उसके गले लग रोते हुए बोलने लगती है। दिव्या को ऐसे देख काव्या के आंखों से आंसू निकल जाता है। वो जानती थी ये तो होना ही था, पर उसे अभी शेखर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शेखर की वजह से आज उसकी दोस्त इस हालत में थी। काव्या को अभी शेखर पर कभी गुस्सा आ रहा था। काव्या ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि दिव्या शेखर से कितना प्यार करती थी। फिर भला वो आदमी इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? अगर उसे ब्रेकअप ही करना था तो वो सीधे ढंग से कर लेता। ब्रेकअप करने के बाद दूसरी लड़की को काव्या के सामने उसके घर में लाने की क्या जरूरत थी? ये सब सोचते हुए काव्या अपने हाथ की मुट्ठी गुस्से में बांध लेती है। वही दिव्या बार बार काव्य से सॉरी बोले रोए जा रही थी। वो आज अपने उस दिन की गलती पर शर्मिंदा थी। ऐसे ही काव्या से माफी मांगते हुए बार बार शेखर का नाम लेते हुए कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, आखिर उसे उसके साथ नाटक करने की क्या जरूरत थी, बोलते हुए काव्या काफी देर तक रोती रही। आज पहली बार काव्या अपनी दोस्त को ऐसे देख रही थी। दिव्या को इस हालत में देख काव्या को शेखर पर काफी गुस्सा आ रहा था। अगर इस वक्त शेखर उसके सामने होता तो वह उसका सर फोड़ देती। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी दोस्त के साथ ऐसे करने की? आखिर उसने क्यों दिव्या के साथ ये सब किया? पता नहीं कितने वक्त तक पर दिव्या रोते रही। काव्या उसे शांत कराने का कितना भी कोशिश करे, पर दिव्या शांत नहीं हो रही थी। अंत में काव्या बस अपने दोस्त को टाइटली हग किए हुए उसके साथ देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। सुबह तक लगातार रोते रोते आखिरकार दिव्या को नींद आया। ये देख काव्या उससे दूर हो उसके चेहरे की ओर देखती है, जो अभी पूरी तरह से उतरा हुआ था। वहीं उसके चेहरे से रोने की वजह से आंसुओं की काले धब्बे हो गए थे। दिव्या को ऐसे देख काव्या अपने हाथ से उसके आंसुओं को पोंछने की कोशिश करती है, जो सूखे हुए थे। दिव्या की ऐसी हालत देख काव्या को काफी बुरा लग रहा था। दिव्या को चादर ओढ़ा काव्या उस कमरे से बाहर निकलती है दिव्या के लिए कुछ हेल्दी बनाने के लिए, पर दिव्या के किचन में कुछ नहीं था। काव्या वक्त देखती है तो अभी सुबह के 6 बजे बज रहे थे। मार्केट खुल रही होंगी ये सोचते हुए काव्या दिव्या के घर से थैला लेकर निकलती है। दिव्या की ऐसी हालत थी और भी 2 घंटे बाद काव्या को अपने ऑफिस के लिए भी निकलना था। इसीलिए दिव्या की ऐसी हालत देख काव्या आज ऑफिस ना जाने का डिसाइड करते हुए अपने से सुपीरियर को फोन कर उससे आज का छुट्टी ले लेती है। कुछ देर बाद काव्या दिव्या के लिए वेजिटेबल्स लेकर वापस काव्या के घर आती है, जिसके बाद वो अभी किचन में खाना बना रही थी। काव्या को इन सब में काफी वक्त लग जाता है। अभी 9 बज रहे थे कि तभी उसका फोन बजता है। फोन पर शो हो रहे नंबर को देख काव्या चौंक जाती है। भला हर्षवर्धन उसे इतने सुबह क्यों कॉल कर रहा था? ज्यादा ना सोचते हुए काव्या फोन उठाकर बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रेसिडेंट। तुम आज काम पर क्यों नहीं आए? क्या तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही हो? काव्या के फोन उठाते ही दूसरी तरफ से हर्षवर्धन गुस्से में बोला। काव्या हर्षवर्धन की यह बात सुन थोड़ा चौंक जाता है। आजकल लगता है हर्षवर्धन उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगता है। काव्या हर्षवर्धन के बातों का जवाब देते हुए बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर मुझे आपको अवॉइड भी करना होगा तब भी मैं पैसे को अवॉइड नहीं करना चाहती। मुझे आज कोई पर्सनल काम था, इसलिए मैंने पहले ही छुट्टी ले लिया है। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत थी। काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन तुरंत से पूछता है, तुम्हें भला क्या काम था? मिस्टर प्रेसिडेंट,
मुझे नहीं लगता मुझे रीजन बताने की जरूरत है, ऑफिस से एक दिन की छुट्टी के लिए। काव्या के इस जवाब को सुन हर्षवर्धन उससे गुस्से में बोला, मिस काव्या, क्या आप भूल गई हैं? ये ऑफिस मेरा है, मैं आपका बॉस हूँ। आपको मुझे अपने लीव की रीजन देना जरूरी है। हर्षवर्धन के इस बात से काव्या को काफी गुस्सा आ रहा था। वो पहले से ही बहुत परेशान थी और अब सुबह सुबह हर्षवर्धन उसका दिमाग खराब कर रहा था। पर यह बात सच था कि वो उसका बॉस था, इसलिए काव्या उससे बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरा आज के लीव का रीजन था मेरी दोस्त का उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप। अब मुझे आशा है अब आपको कुछ नहीं जानना होगा। हर्षवर्धन के बात का इतना जवाब दे काव्या अपना फोन रख देती है। वही काव्या की यह बात सुन दूसरी तरफ से हर्षवर्धन चौंकते हुए अपने चेयर से उठाता है। वो गुस्से में अपने हाथ में लिया वो फोन दीवार पर मार देता है। CH50 ये खेल जहां से शुरू हुआ था वहीं से खेलना है। भाग 50। हर्षवर्धन काव्या से बात करने के बाद अपने हाथ में लिया वो फोन गुस्से में दीवार पर मारते हुए बोला, बहुत हो गया चूहा बिल्ली का खेल, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने गुनाहों को कबूल करो। इतना बोलते हुए हर्षवर्धन तुरंत से अपने टेबल के ड्रावर में से एक दूसरा फोन निकाल उसमें एक नंबर डायल कर देता है। सिद्धार्थ के फोन लगाते ही दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आती है। उस आदमी की वह बातें सुन सिद्धार्थ उसे बोला, जल्द से जल्द हॉस्पिटल में कार्तिक के बगल वाले वार्ड को खाली करो। कार्तिक की यह बात सुन वो आदमी कुछ बोला, जिसके बातों का हाँ बोलकर हर्षवर्धन फोन रख देता है। फोन रखने के बाद हर्षवर्धन एक दूसरे नंबर पर डायल कर उससे कुछ आदेश देता है। उस आदमी से बात करने के बाद अब हर्षवर्धन काफी रिलैक्स लग रहा था। वो वापस से अपने चेयर पर बैठ उसे घुमाते हुए थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, मिस काव्या, आपको नहीं लगता दिव्या शायद से बहुत जल्दी आज़ाद हो गई है? चलिए कोई बात नहीं, उसका रीजन भी हम आपको जल्द ही बताएंगे। पर अब मुझे लगता है ये खेल जहाँ से शुरू हुआ था वहीं से वापस से खेलना शुरू करना होगा। चलिए आपको मिलाते हैं आपके पास से। इतना बोलते हुए हर्षवर्धन हंसने लगता है। हर्षवर्धन के दिमाग का गेम था, इस बारे में काव्या को कोई जानकारी नहीं थी। काव्या को तो अभी अपने उस दोस्त को संभालना था जो बंजारिन की तरह अपनी हालत बनाए हुए थी। ब्रेकअप काव्या का भी हुआ था पर वो दिव्या की तरह नहीं टूटी थी। शायद से यह इस वजह से था क्योंकि काव्या को जल्दी ही हर्षवर्धन के रूप में एक चैलेंज मिल गया था। ऊपर से वो अभी भी शादी में इंटरेस्टेड थी। वहीं दिव्या जो काव्या से बहुत अलग थी, उसके लाइफ में प्यार शायद एक बार ही हो जो शादी तक ना पहुंचा, तो शायद से वो कभी शादी भी ना करे। दिव्या हमेशा से एक चुलबुले अंदाज की लड़की रही थी। वो शेखर के इस ब्रेकअप से पूरी तरह से टूट गई थी, या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि आखिरी वक्त जो शेखर ने उस घर में दूसरी लड़की को लेकर उसके सामने दिखाया, उससे जो भी है दिव्या के लिए यह वक्त काफी मुश्किल से गुजर रहा है। काव्या अपने दोस्त को अच्छा फील करवाना चाहती थी, इसलिए वो अभी उसके लिए खाना बनाने में लगी थी। वो किचन में खाना बनाकर उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर रखने जा ही रही थी कि तभी काव्या को ध्यान आता है। वो तुरंत से दिव्या की हालत के बारे में सोचते हुए उसके लिए टमाटर सूप बनाने का सोचती है। उस बारे में सोच काव्या अभी डाइनिंग टेबल पर खाना ना रखते हुए पहले सूप बनाने में लग जाती है। 10 मिनट हो गए थे, काव्या का सूप भी लगभग तैयार था कि तभी घर का गेट बजता है। इस वक्त कौन आया होगा? क्या शेखर? इस बारे में सोचते ही काव्या गुस्से से किचन से निकलती है। काव्या इस बारे में नहीं जानती थी कि अभी उनके साथ कौन सा खेल खेला जा रहा था। काव्या बहुत गुस्से में गेट खोलती है, पर गेट खोलते ही सामने का नजारा देख काव्या का गुस्सा गायब हो जाता है। अभी गेट पर 4-5 बच्चे थे। इनकी उम्र 8 से 9 साल थी। वहीं उनकी हालत काफी खराब थी। उन सभी के कपड़े फटे हुए थे, वहीं उनके बाल बिखरे और चेहरे पर काले धब्बे लगे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कितने दिनों से कुछ खाए नहीं थे। काव्या को देख तुरंत से वो बच्चे अपना हाथ उसके सामने फैलाते हुए बोले, दीदी दीदी कुछ खाने को दे दो। काव्या पहले ही उन बच्चों की हालत देख चौंकी हुई थी और अब उनकी यह बात सुन काव्या को उन पर दया आ जाती है। पर उसके घर में मात्र 2 लोगों के खाना थे, फिर भला हो इनको कैसे खिलाएगी? और अगर वह इन्हें खिला देती है तो फिर दिव्या को क्या खिलाएं? यही सब सोचते हुए काव्या शांत थी। काव्या को ऐसे सोचते देख उन बच्चों में से एक बच्चा बोला, दीदी अगर आपने कुछ बनाया नहीं तो कोई बात नहीं, आप हमें कुछ पैसे दे दो।
यही बगल के ढाबे हैं, हम सारे भरपेट खाना खा लेंगे। उस बच्चे की यह बात सुन काव्या ज्यादा ना सोचते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। यह एक सही आइडिया था। इससे काव्या उन बच्चों की मदद भी कर पाएगी और उसका खाना भी नहीं घटेगा। उस बच्चे की बात मान काव्या अपने कमरे में चली जाती है पर्स से पैसे निकालने के लिए। पर काव्या को याद नहीं आ रहा था कि जल्दबाजी में जब वो आई थी तो उसने अपनी पर्स कहाँ रखी थी। इसी वजह से बहुत ही देर तक काव्या अपने पर्स को ढूंढती रहती है। काव्या अपने पर्स को ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे किचन से कुछ गिरने का आवाज सुनाई देती है। आवाज सुन काव्या दौड़ते हुए किचन में जाती है तो अपने सामने का नजारा देख चौंक जाती है। काव्या के बनाया दाल अभी पूरी तरह से फर्श पर फैला हुआ था। वही चावल भी यह सब देखकर हैरान रह जाती है। ये सब कैसे हुआ? जहां तक काव्या को पता था उस घर में कोई यूं भी बिल्ली या फिर चूहे नहीं आते थे, तो फिर ये सब कैसे? काव्या अपने आसपास देखने लगती है तो उसे सामने का खिड़की खुला दिखता है। क्या ऐसा था कि बाहर से आज बिल्ली आई थी? काव्या ये सब सोच ही रही थी कि तभी गेट पर खड़े वो बच्चे वापस से बोले, दीदी जल्दी दो ना, बहुत ज्यादा भूख लगी है। उन बच्चों की बात सुन काव्या किचन को बाद में साफ करने का सोच वैसे ही छोड़ पहले उन बच्चों को यहाँ से विदा करने के बारे में सोचती है। काव्या का पर्स नहीं मिल रहा था, इसीलिए वह दिव्या के पर्स से ही 500 रुपया का ही नोट निकाल उन बच्चों को जाकर दे देती है। काव्या से पैसे ले वो बच्चे मुस्कुराते हुए उसे बोले, थैंक यू दीदी, भगवान आपकी भला करे। इतना बोलते हुए वो बच्चे जाने लगते हैं कि तभी उतने वक्त से जो बच्चा शांत था वो काव्या से बोला, हमेशा जो हमारा दोस्त दिखे वो दोस्त नहीं होता। वैसे अगली बार से ऐसे अपने घर की गेट खोल अंदर मत चली जाना। आजकल लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चलता है, क्या पता गेट पर खड़ा आदमी चोर, लुटेरे या कुछ और ही मकसद से आया हो। इतना बोलकर वो बच्चा अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखा वहां से चले जाते हैं। काव्या उस बच्चे की यह बात सुन हैरान थी। भला हो काव्या को क्या बताना चाहता था? और हर दोस्त नहीं दिखता। काव्या उस बच्चे के बातों से पूरी तरह से परेशान थी। उसे समझ नहीं आया था। उस बच्चे की बात पर काव्या को अभी दिव्या के लिए कुछ करना था, इसलिए वो तुरंत से अपने घर का गेट बंद कर किचन का फैला रायता समेटने चली जाती है। काव्या के जाने के बाद वो बच्चे उस दीवार के पीछे से निकलते हैं जहां वो छिपे हुए थे। दीवार के पीछे से निकल उनमें से एक बच्चा बोला, ईट टू मच। आखिर हम यहाँ कर क्या रहे हैं ब्रो? लेट्स गो। वैसे भी डैड ने मुझे बोला था काम करने के बाद हमें जल्दी यहाँ से निकलना है, वो हमने कर दिया, अब चले। या राइट, लेट्स गो। आपस में बात कर वो चार तो चलने लगते हैं, पर एक जिसने काव्या को अभी अभी वो बातें बोली थी वो अभी भी वहीं खड़ा उस बंद घर की ओर देख रहा था। उस बच्चे को ऐसे ना चलते देख उसके दोस्त उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, क्या हुआ, तो क्या सोच रहा है? हमें लेट हो जाएगा, अभी हमें साथ में एक मैच भी खेलना है। वो बच्चा अपने दोस्त की यह बात सुन उस गेट की ओर देखते हुए बोला, वो दीदी कितनी अच्छी थी ना, और हमने क्या किया? पता नहीं उस पॉकेट में क्या था। अपने दोस्त की है बात सुन दूसरा लड़का उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, दुड अब तो 500 रुपए के लिए अपना ईमान बेच रहा है, पर भूल मत ये सब हम अपने पेरेंट्स के बोलने पर कर रहे हैं। इट्स ओके, हो सकता है उस पॉकेट में कुछ अच्छा हो। उस बच्चे को सपोर्ट करते हुए तुरंत से दूसरा बोला, कुछ भी था, हमें क्या, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हमने वही किया जो हमसे हमारे पेरेंट्स ने बोला, अब चलते हैं, आज के लिए हम बहुत काम कर चुके हैं। इतना बोलते हुए वो लड़के अपने उस दोस्त को खींचने लगते हैं जो बिना अपनी पलकें झपकाए काव्या के बंद उस घर की ओर घूरे जा रहा था।